बना लो इसको। आज पढ़ाएंगे हम भैया आप लोगों को कि सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, टेम्परेचर मतलब कि क्या है, मतलब कि अर्थ में अलग अलग टाइप में गर्मी क्यों हो रही है, सर्दियां क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों है कि कुछ ही एरिया में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कुछ ही एरिया में लाइक एकदम मस्त रही ठंडी है, 6 महीने बर्फ़ है, 6 महीने कहीं पे 6 महीने दिन है तो कहीं पे 6 महीने रात है ना। तो ये वाली कहानी ऐसा क्यों? द वन ऑफ द रीज़न इज, देखो रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है 24 आवर्स डे नाइट रोटेशन की वजह से होते हैं। समझ आता है इतना से? इतनी सी बात। रोटेशन, रेवोल्यूशन मतलब अर्थ अपने एक्सिस में घूमते घूमते सन के चक्कर लगाना, यानी 1 साल लेती है रिवॉल्व करने के लिए सन के अराउंड, ठीक है। सो दिस इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। समझाया रोटेशन रेवोल्यूशन क्या है मामला? रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हो रहे हैं, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स आते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। समझा? रेवोल्यूशन क्यों आएंगे अभी बताएंगे। अर्थ जो है सीधी नहीं है, ऐसे लाइक ऐसे कोई बॉल मान लो और उसका एक्सेस सीधा नहीं है। अर्थ इज लिटिल बिट टिल्टेड, इट इज टिल्टेड। कितना टिल्टेड है? अर्थ के ऑर्बिट, जैसे ये अर्थ है, ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिटल प्लेन है, तो इसका 66.5 डिग्री बनाती है। और अगर इसके ऑर्बिटल प्लेन को परपेंडिकुलर खींचूं मैं यहां से तो ये हो जाए 23.5 डिग्री। तो कोई भी कुछ भी बोल देता है 23.5 डिग्री टिल्टेड है या फिर 66.5 डिग्री टिल्टेड है, बात सेम है बट रिस्पेक्ट बदल जाता है। प्लेन से एंगल बनाएंगे ऑर्बिट के तो 66 आएगा, और प्लेन की अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे और उससे ऑर्बिट का एंगल बनाएंगे 23.5 डिग्री आएगा। समझ आया? तो टिल्टेड होने से देखो कहानी कैसे जमती है इसकी। जब अर्थ टिल्टेड है तो 4 डेट हमेशा याद रखना है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग आती हैं, यू कैन सी इन PYQ, ये मैच द फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ ली जाती हैं। दीज 4 डेट्स 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून एंड 23 सितंबर। मैंने पहले ही बताया, इस डायग्राम को हमेशा याद रखना। अर्थ, मैं क्यों बोलता हूं कि अर्थ बोल रहा हूं, जो सन है उसका अपरेंट मूवमेंट होता है किसके बीच में? ये जो सन है आपका, ये अपरेंट मूवमेंट करता है किसके बीच में? नॉर्मल 23.5 डिग्री साउथ के और 23.5 डिग्री है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इसका ये मूवमेंट होता है। इससे आगे नहीं जाता सन। रीजन, टिल्ट, ये अपरेंट मूवमेंट है, घूमती अर्थ है, हमें ऐसा लगता है सन घूम रहा है, मतलब सन मामला जो है आगे पीछे हो रहा है। अपरेंट मूवमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। अपरेंट मूवमेंट जो दिखता है हमें लेकिन हकीकत नहीं होती है, अपरेंट मूवमेंट, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला आज बताएंगे। सीन क्या होता है, अर्थ टिल्टेड है तो जब 21 यानी 22 दिसंबर होता है, लाइक दिसंबर से लेके चलते हैं, जहां ठंडी का मौसम लेके चलते हैं, 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है ना, इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे सन हेमिस्फीयर। इंडिया में क्या है दिसंबर के टाइम? विंटर्स। वाई सो विंटर्स? बिकॉज इस टाइम पे जो आपका एक्सिस बनाता है, देखो ये ना, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ आ रही है? तो अर्थ सन वर्टिकली ओवरहेड रे फेंकता है किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होता है, आधी अर्थ को गर्म कर देता है वो, आधी अर्थ पे रोशनी जा रही है। समझ आ रही है? हल्की देख रहे हैं, बना दिया मैंने आधी अर्थ पे प्रॉपर रोशनी। लेकिन इस आधी, अब टिल्टेड होने के कारण क्या होता है, देखो जब ये रोशनी तो जा रही है, नॉर्थ पोल आपका क्या है? रात में है, और साउथ पोल बिल्कुल नॉर्थ पोल आपका रात में है, और साउथ पोल किसमें आ गया? दिन में आ गया। दिख रहा है ये? वाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ टिल्टेडनेस। अगर ये सीधा होता तो आधा आधा होता, लाइक हर जगह मामला बराबर होता। अर्थ टिल्टेड है, यही रीजन है नॉर्थ पोल में इस टाइम क्या रहेगी? पूरी रातें, नाइट, 6 मंथ का गैप हो जाता है लगभग, टिल्टेडनेस होने की वजह से। समझ आ गई? सो दिस इज द केस। आपका ये मामला क्या है, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन है ये आपकी रोशनी दिखा रहा है, रोशनी, ठीक है, रोशनी दिखा रहा है। तो सीन क्या है, आपका साउथ पोल यहां पे रोशनी में है, अर्थ की रोशनी, क्यों? क्योंकि आपका सन इस वक्त यहां पे है। अपरेंट मूवमेंट कहां है सन की? दिस इज 22 डेक दिसंबर। समझ आ गई तीसरी बात? दिख रहा है नॉर्थ पोल एकदम ऊपर के बाहर की तरफ है। सो दिस इज द केस। अब इसका उल्टा लेते हैं, समर। समर में सन यहां पे है ना। हाँ, एक और चीज, इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। क्या बोलते हैं?
इस डेट को विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इस दिन रात बड़ी सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम की होती है, सबसे छोटा डे होता है इस टाइम पे, ठीक है। कि इसके बाद मामला गर्मी की तरफ शिफ्ट होता है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी रात छोटी हो जाएंगे, डे थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे। इसके बाद सन जो है यहाँ पे तो आ ही गया ना, अब तो सन इधर जाएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएगा, यानी गर्मियों की तरफ आएगा, समझ आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, गर्मी है सपोज, यानी दिस इज 21 जून। 21 जून को होता है समर सॉल्स्टिस, यानी समर। जून में क्या होता है हमारे यहाँ, गर्मियां होती है, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं, यानी लॉन्गेस्ट डे ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉट अर्थ और द ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वाई सो, देखो यहाँ पे रोशनी आ रही है, नॉर्थ पोल टिल्टेड है, मैंने बताया अर्थ कितना है, टिल्टेड है, राइट। और ये साउथ पोल आपका रात में चला गया, दिख रहा है, टिल्टेडनेस होने की वजह से सन तो आधा करेगा। अगर ये ऐसे होता मामला तो सब जगह बराबर मामला, सन दिखता सबको, लेकिन अर्थ टिल्टेड है, सन नहीं दिखेगा इन वाले लोगों को। अरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे बड़ी फनी मतलब फनी इन द सेंस लाइक लोग लाइक रात के 12 बज रहे हैं लेकिन सन चमक रहा है, ठीक है, तो मस्त वाला मामला है। देखना नॉर्वे वगैरह में देखना, वहां पे दिखेगा, शाम होती है ज्यादा से ज्यादा, रात नहीं होती, बड़ा मजा आता है, बड़े बड़े फिनोमेना, बड़े प्यारे फिनोमेना है। तो जब बेसिकली आपका ये शिफ्ट हो रहा है मामला, है ना, ऐसे सीजन बदल रहे हैं, जब 21 मार्च होती है इस टाइम सन डायरेक्टली इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर किस पे, इक्वेटर पे उसकी रेज आ रही है, डायरेक्ट रेज जो आ रही है इक्वेटर पे आ रही है, क्योंकि नीचे आ रहा है ऐसे, तो 2 बार क्रॉस करेगा ना इस इक्वेटर को, तो एक बार आते वक्त, एक बार जाते वक्त, तो इसलिए 2 बार इक्विनॉक्स आते हैं, यानी इस दिन डे एंड नाइट बराबर होते हैं। ओके, स्प्रिंग आ गई, मार्च वाला सीजन होता है 21 मार्च, इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इक्वल, डे एंड नाइट्स आर इक्वल, राइट। ऑटम में भी यही होता है, क्योंकि वही मामला चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे। इसकी वजह से आपका क्या होगा, सनलाइट अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग पहुंचेगी। देखो भाई कैसे भाई ध्यान से देखो, ये अर्थ है, मैं कहता हूं एक स्टेटमेंट की लैटिट्यूड के हिसाब से, जो लैटिट्यूड डिपेंड करती है सनलाइट पे, सही बात है, क्योंकि इनमें ज्यादा सनलाइट रहेगी, यानी जितनी छोटी लैटिट्यूड उतनी ज्यादा सनलाइट। 0 डिग्री इक्वेटर, ज्यादा सनलाइट में, ऊपर जाते जाएंगे थोड़ी कम होती जाएगी, लेकिन यहां पे और जाएंगे कम होती जाएंगी। रीजन इज बीइंग, सन तो डायरेक्टली ओवरहेड यहीं पे है, डायरेक्ट जो रेज आ रही है उसकी आगे आ जाते स्लैंट हो जाएंगे, दिख रही है स्लैंट। अब स्लैंट का कारण क्या होता है, देखो इसके कारण बता रहा हूं, सीन क्या है, जब सन रेज डायरेक्ट चमक रही हैं तो कम एरिया पे चमकती हैं, कम एरिया पे सारी रेज आ गई तो ज्यादा हीटिंग करती है। अब यही रेज स्लैंट हो जाए तो ज्यादा एरिया में जाएंगी, इतनी सी पोर्शन, अब फैलती हैं, ज्यादा एरिया कवर करती हैं तो कम हीटिंग होती है। स्लैंट होगी ना, एकदम सूरज सर पे चमक रहा है, शाम को हो जाता है ना लगभग हल्का सा ठंडा मौसम, सूरज तो होता है कि स्लैंट हो जाता है, सूरज डूब रहा होता है उस टाइम, स्लैंट सनराइज, ठीक है भाई। तो ये कहानी है, डिपेंडिंग ऑन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड सबसे ऊपर वाली स्लैंट ज्यादा मिलेगी, हीटिंग कम होगी। यही रीजन है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा परमाफ्रॉस्ट रीजन, बर्फ, क्योंकि बेशक वहां पे समर आ जाएगी लेकिन इतनी पावर नहीं होती उन सनराइज में इसको पिघला दे प्रॉपर तरीके से। नो, दे आर द रीजन ऑफ प्रॉपर परमाफ्रॉस्ट रीजन, सदाबहार बर्फ नॉर्थ पोल साउथ पोल में। लैप्स रेट का भी तो पड़ता है ना, लैप्स रेट वो ट्रोपोस्फेयर तक है, लैप्स रेट का तो हर जगह है। अभी सुनो, पहली चीज तो ये कि वहां पे मामला क्या गड़बड़ हो रहा है। एक और गड़बड़ क्या हुई कि जैसे जैसे स्लैंट रेज दूर जाएंगी, यानी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, करी नहीं कर रही है, तो ज्यादा एटमॉस्फेयर से पास होना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर से पास होना पड़ेगा, क्योंकि ये लेयर्स बढ़ जाएंगी उसकी प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक लेयर से ज्यादा पास करना पड़ेगा, तो एटमॉस्फेयर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा पहले ही, या रिफ्लेक्ट कर देगा, तो पहुंचेगी तो नीचे बहुत कम। अभी बताएंगे इसको कि कैसे हीट आती है अर्थ तक, ओनली 50% ऑफ हीट पहुंच पाती है अर्थ पे, ठीक है, 65 मान के चलो, 35% पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्ट, जैसे एल्बिडो कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज एल्बिडो, ठीक है। तो ये कहानी है आपका, ये एक डायग्राम समझो, लाइक समझ आ रहा है हल्का हल्का कि किस पे डिपेंड कर रहा है अर्थ का टेम्परेचर, ये इसको दिमाग में, सारी कहानी इस पे डिपेंडेंट है,
सारी बेल्ट्स वगैरह सब कुछ इस पर डिपेंडेंट है। बना लिया ये लेकिन जब ये 23 सितंबर और 21 मार्च होता है, यस उस टाइम पे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे डायरेक्ट रेस पड़ती बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट वाला मामला नहीं है, ये लाइक स्लैंट, वहां पे तो स्लैंट ही जाएगा क्योंकि सामने चमक रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, देखो क्या है ना, देखो ऐसे समझो, ये सन डायरेक्ट इक्वेटर पे चमक रहा है, समझ आ रही है, तो ये तो मामला जाएगा स्लैंट में ही हमेशा। दूर जाएगा तो रेस स्लैंट नहीं। मुझे नॉर्मल बताओ, जब शाम होती है क्यों रेस ऐसे स्लैंट हो जाती है, क्यों थोड़ी तपतपी कम हो जाती है, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही होती है, समझ रहे हो, और सनरेज अलग हो जाती है। तो ये रीजन है। जितना दूर जाओगे, बॉल समझो ना, बॉल को चाहे यहाँ पे ले आओ, चाहे यहाँ पे ले आओ, चाहे यहाँ पे ले आओ, वो तो टिल्टेड है इसलिए मामला गलत हो जाता है, लेकिन जब सामने भी रखोगे वहां पे तो स्लैंट ही पहुंचेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल दिस, ये है, अगर मैं इसको सामने रखता हूँ, सन है, ठीक है, तो सन में क्या होगा, देखो ये स्लैंट एकदम स्ट्रेट आ रही है, अब ये बढ़ रही ना ऐसे, तो ये होता है हमेशा, दिस इज द केस ऑलवेज। बस यहाँ पे 6 महीने बर्फ और 6 महीने का कारण क्या है, ये टिल्टेड है। अच्छा ठीक है भैया, फिर ऐसे ही घूमेगी ना वो टिल्टेड ही। ठीक है, टिल्टेड रहती है, टिल्टेड घूमती है। यहाँ पे तो सामने ही आ गया एकदम, तो टिल्टेड का कुछ फर्क ही नहीं है उसको। नहीं, यही वाला, ये पेरी एपीहेलियन वाला भी ये 22 दिसंबर इस टाइम पे दूर हो जाता है। एपीहेलियन इज डिफरेंट, वो अर्थ लाइक अर्थ सन से सबसे दूर है, वो है आपका 4 जुलाई, और सबसे पास है वो है 3 जनवरी, यानी पेरीहेलियन एपीहेलियन, ठीक है, वो अलग सिस्टम है, वो बताएंगे क्या है, वो ये नहीं है, ये दिस इज रेवोल्यूशन, वो मिलेनकोविच ऑसिलेशंस की वजह से होती है, बताएंगे उसके बारे में क्या होता है वो कहानी, पेरिलियन एपीलियन, ठीक है, पेरीजी एपोजी, वो मून से रिलेटेड है। तो ये कहानी समझ आई भाई, इस रिलेटेड सारी कहानी है, बस इतना समझो कि टिल्टेड की वजह से मामला क्यों गड़बड़ रहा है, समझ आ रहा है। ये डायग्राम याद रखना कि भाई ऐसे गड़बड़ हुई है कहानी, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ पॉइंट लिख लो कि अर्थ की रेस अलग अलग क्यों पड़ रही है अलग अलग जगह पे। ये ऐसे रखने से रहता है। हाँ लिखो, द फैक्टर्स that causes variation in insolation on the surface of earth, इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है भाई, देख लो इसको थोड़ा बता देते हैं। देखो रे, लो यार, तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना आज क्लियर होगा, वो जो तुमने स्टार्टिंग में पूछा था, अरे हरिवंश, क्या भैया? CO2 वाला। देखो रे, सनरेज, इसको नोट डाल के बना लेना इसको बाद में, सनरेज और ये हमारी अर्थ छोटू सी, बताओ अर्थ बड़ी है सन बड़ा है, सन बड़ा है। ओ ओके, तो सनरेज से जो रेज आती हैं वो इनकमिंग आने वाली सोलर रेडिएशन है, और उन्हें क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। क्या बोलते हैं और उन्हें, इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग। तो आने वाली जो रेज हैं उन्हें इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, क्या होती है, ठीक है। इंसोलेशन की वेवलेंथ क्या है, दे आर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत बार क्वेश्चन आया ये, ठीक है। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ है, इनको इजीली पास होने देता है, समझ आ गई। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए हमारे एटमॉस्फेयर के लिए परमिट है एकदम कि आओ भाई आ जाओ, सब आओ, ठीक है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। लेकिन जैसे ही ये अर्थ से टकराती है ना, ये सब अर्थ से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, है ना, गर्म किया जो भी किया, अर्थ से टकराने के बाद जो अर्थ अब अर्थ पे गिर रही है, अर्थ गर्म हो गई, अर्थ भी गर्म हो गई तो उसने भी रेडिएशन निकाली। तो वही है, चाहे रिफ्लेक्शन मान लो चाहे अर्थ की रेडिएशन निकाल रहे हो, अर्थ गर्म होने के बाद जो रेडिएशन निकालती है उसे कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जो निकली इंफ्रारेड रेज वो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब कहानी आती है यहाँ पे, इतना समझो, अभी ग्रीन हाउस गैस बाद में करवाएंगे थोड़ा सा ना, इतना समझ लो, ठीक है। अर्थ से जो रेडिएशन निकलेंगी टकरा के या अर्थ को गर्म करके, वो कैसी टाइप की निकलेंगी, लॉन्ग वेव। सूरज से जो रेज आएंगी वो किस टाइप की होंगी, शॉर्ट वेव। तो इसको अलग से नोट डाल के लिख लेना,
पहले इसको मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लो, पहले इसको बाद में लिख लेना। ठीक हो गया उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैसे, बताएंगे। पढ़ा था मैंने। गुड, वेरी गुड। एपिलियन, नहीं ये वाला पूरा पढ़ा था। वो बीच में बुक में देखे थे वर्ड आया था ना जब ये, तब ये तो पढ़ लिया था कब आता है, पर ये नहीं पढ़ा कि मतलब आते कैसे। कोई नहीं, ठीक है रे। तो ये कहानी है। तो मैंने बताया अर्थ के सरफेस पे इंसोलेशन यानी आने वाली रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसोलेशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 लिखो, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वही है डे नाइट, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सेकेंड, एंगल ऑफ सनरेज, एंगल ऑफ सनरेज। हाँ भाई अनुराग मुझे बताओ, सनरेज का अर्थ के लिए एंगल छोटा है तो ज्यादा हीटिंग करेगी या कम? एंगल छोटा है हाँ, तो ज़्यादा हीट करेगी। वेरी गुड। अभी तुम अपने इसको दोबारा सोचना है इसको। देखो ये क्या है, सन, ये है अर्थ, ऐसे मान लो, ठीक है। ये सनरेज है, तो ये कैसा एंगल बना रही है, 90। और छोटा कहाँ होगा, अच्छा ठीक है, मैं उसको 90 समझ गए। तो बस भाषा का फर्क है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना। तो जितना दूर जाएगी उतना छोटा एंगल बनाती जाएगी, तो जब छोटा एंगल बनाएगी तो हीटिंग कम होगी, है ना। ये देखो 90 डिग्री बना रही है यहाँ पे, तो 90 डिग्री बड़ा एंगल है। छोटा एंगल में यानी 0 डिग्री क्या होगा दिक्कत, स्लैंट सनरेज आएंगी, ऑब्लिक आएंगी, ठीक है। इसे ऑब्लिक कहते हैं, स्लैंट कहते हैं, नॉर्मल। दिस कॉजेस लेस हीटिंग। तो समझ आया सेकंड फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है। ये जो स्टार्टिंग के 2 फैक्टर हैं ये इसी कहानी पे डिपेंड करते हैं, बस उन्होंने अलग अलग दे दिया, ठीक है। एंड द थर्ड इज लेंथ ऑफ डे, जितना लंबा दिन उतनी ज्यादा हीटिंग। अरे ज्यादा लंबा दिन कहाँ होगा हमारे पास, समर सोल्स्टाइस 21 जून, समझ आ रही है कहानी। फोर्थ इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या मतलब है इसका, कितना क्लियर एटमॉस्फेयर, जितना क्लियर एटमॉस्फेयर उतनी ज्यादा सनरेज आएंगी, यानी कि जिस एरिया में बादल होंगे वहां पे सनरेज कम आएगी कंपैरेटिवली। कहने को, देखो ध्यान से सुनो रे, कहने को जैसे अर्थ है, जैसे अर्थ है, कहने को इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीटिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि 2 बार क्रॉस मार रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीटिंग नहीं होती क्योंकि क्लाउड्स बनते रहते हैं वहां पे, इंसोलेशन सबसे ज्यादा फिर थोड़ा सा उसके ऊपर, हल्का सा ऊपर आती हैं, अराउंड ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक्स में आती हैं। समझ आई इक्वेटर पे क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लाउड होंगे, सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करते हैं क्लाउड्स। लास्ट वन इज कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स, कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड, कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड in terms of its aspect। सही नहीं लिखा, सही है, अरे शाबाशी दे रहे हैं। aspect ये तो बताया, लैंड वाली जो मैंने बताया था, लैंड हीट्स फास्टर एंड कूल्स फास्टर देन सी। तो इससे क्या पता लगा, सब मुझे देख के बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड एरिया, साउदर्न में ज्यादा लैंड एरिया है, सिंपल सी बात है। तो हीटिंग इफेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होता है, इसका कहानी का ये मतलब है, ठीक है। सारी कहानी अब तुम्हें हल्का हल्का फैक्ट तुम्हें पता है, अब रिलेट करना है हल्का हल्का, ठीक है, समझ रिलेट हो रहा है ना भाई, जहां नहीं होगा पता बताने का है। तो दिस इज द फैक्टर्स विच लीड्स टू इंसोलेशन ऑन द अर्थ, ठीक है भाई, ये चीजें हैं। अब है भाई एटमॉस्फेयर कैसे गर्म और ठंडा होता है, एटमॉस्फेयर कैसे गर्म और ठंडा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और सब इसी से रिलेटेड है कहानी। वो इंसुलेशन बताना, वो इंसोलेशन क्या बता, हाँ लिख लो, ये लिख लो फटाक से, बताना लिखना है, लिख लो फटाक से, हाँ अभी नोट डाल के लिख लो साइड में, बिल्कुल। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर 3 चीज से हीट होता है भाई। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर व्हाट इज एटमॉस्फेयर, मतलब वो एनवेलप ऑफ एयर, एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस, ठीक है। कितनी लेयर होती है लेयर, मतलब 5 बताओ,
ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, फिर उसके बाद मीसो, मेसोस्फेयर, मीसो, थर्मो, एक्सो। देखो यार, एटमॉस्फेयर गर्म होता है 3 चीजों से। ये हमारी अर्थ और ये इसके साथ एटमॉस्फेयर। समझ आ गई? तो सीन क्या होता है? कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? एनीबॉडी? साइंस स्टूडेंट? कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट। मॉलिक्यूल एक्साइट होते चले जाते हैं वहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी अंटिल, कब तक होएगी? एक टाइम बराबर हो जाए ना, अंटिल इक्विलिब्रियम, लाइक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और इसमें क्या चीज आएगी? या तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए या फिर कांटेक्ट टूट जाए। कांटेक्ट टूट जाएगा तो ट्रांसफर कैसे होगी? तीसरी बॉडी नहीं, बॉडी नहीं भैया, 2 ही बॉडी में मामला हो जाएगा। ठीक है? तो ये 2 पॉइंट है। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट होती है इसमें। कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी इन अ बॉडी। कब तक होएगी? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, या फिर दोनों बॉडी को अलग कर दो, एक को उधर चिनवा दो, एक को उधर चिनवा दो। ठीक है भाई? कंडक्शन बेसिकली एग्जांपल, पानी गर्म करते हो ना तुम फ्राइंग पैन में, किसी भी बर्तन में, तो पानी क्या तुम आग लगाते हो पानी में? नो, आप आग लगाते हो फ्राइंग पैन में। कोशिश कर रहे हो अच्छी बोलने की। ठीक है? आग लगाते हैं फ्राइंग पैन में, तो हीट की वजह से पानी भी गर्म होता है। पानी टच में है फ्राइंग पैन के, समझा? इसलिए पानी गर्म होता है। उसका हैंडल भी गर्म होता है। अरे वो पूरा ही गर्म होगा ना, वो तो इसलिए तो मैं बैकलाइट का लगाया है। ये भी एक तुम्हारा टूट गया बैकलाइट का हैंडल, बदल वालो भाई। ठीक है? कर लेते हैं अभी यार। ठीक है? अब एटमॉस्फेयर कैसे कह रहा है, कपड़ा यूज कर लेते हैं भैया। और बचते बचाते रख दे। सुन लो, तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है। कैसे हो रही? देखो रे इधर, हमारे सन ने, मैंने बताया था क्या करता है, कैसे किस टाइप की वेवलेंथ की भेज रहा है नीचे? इंसुलेशन, शॉर्ट वेव। अर्थ गर्म होती है, इसकी वजह से अर्थ गर्म होती है तो खुद में से हीट रेडिएट करती है। समझ आ रही है? तो उसके कांटेक्ट में लेयर है एटमॉस्फेयर की, ऑक्सीजन लेते रहते हो ना तुम लोग, तो कांटेक्ट में है ना अर्थ के, तो लोअर लेयर्स हीट्स मोर, जो कांटेक्ट में है। समझाया? ये वाला मामला सेम है, कांटेक्ट में धरती के, तो वैसा टेम्परेचर होता है। समझ आ रही है? जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं लेफ्ट राइट कि नहीं पहुंचा पा रहा। समझ आ रही है कहानी? क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? देखो, इसमें बस हीट ट्रांसफर हो रही है, बस हीट गई भाई, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट, ऐसा समझ लो। वर्टिकल हीट ट्रांसफर ऊपर की तरफ, लेयर्स की तरफ। कन्वेक्शन में हीट भी जाती है, मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं। कभी पानी देखा है उबलता हुआ? वही समझ लो। ये सपोज नीचे की लेयर हीट हुई, ये इसके मॉलिक्यूल और हीटेड मॉलिक्यूल्स दोनों ऊपर की तरफ भागे। जब ऊपर की तरफ भागते हैं तो क्या होगा? ऊपर जाके गर्म है, ऊपर तो ठंडा है, तो उसको भी गर्म करते हैं। तो पार्टिकल्स एज वेल एज हीट जब दोनों ऊपर जा रही है, कन्वेक्शन बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। एडवेक्शन, ये वर्टिकल हो रहा है दोनों मामला, वर्टिकल ट्रांसफर। जब यही काम हॉरिजॉन्टल होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट हॉरिजॉन्टली, इसको एडवेक्शन। जैसे लू चलती है ना, हॉरिजॉन्टल चलती है, ऐसे चलती है लू, देखो लू लूट रही है नो। ठीक है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एडवेक्शन। इन 3 प्रोसेस से आपका एटमॉस्फेयर गर्म होता है। पता लग गया ऊपर जाते थे क्यों ठंडा रहता है मामला? क्योंकि जितना पास कांटेक्ट में रहेगा, वही वाली बात है। ध्यान से देखो, अब ये मैंने एक रॉड है, सपोज मैंने इसको कैंडल से यहां पे गर्म किया इसको, तो जितना ज्यादा मामला दूर रहेगा उतना लेट गर्म होगा, ये ज्यादा जल्दी गर्म होगा। कंडक्शन वाली चीज समझ आ रही है? तो यही वाला मामला इनके साथ भी होता है विद एल्टीट्यूड। दिस इज 3 प्रोसेस, लिख लो।
द एटमॉस्फेयर यही है, द एटमॉस्फेयर is heated by three processes: conduction, convection, advection. ठीक है भाई। अब इसमें वही वाला वो बता ही देता हूं साथ में तुमको, जो मैंने वो ग्रीन हाउस गैस छेड़ा था। ये देखो, ये अर्थ, यहां पे आई सन, सन की रेज आई, कैसी है ये, इसको इंसोलेशन बोला गया। इंसोलेशन किस टाइप की है? शॉर्ट वेवलेंथ, है ना। इसने अर्थ को गर्म किया, अर्थ ने भी फिर हीट रेडिएट कर। देखो दो वर्ड बोलते हैं, या तो रिफ्लेक्ट होके गई, लेकिन होता क्या एक्चुअल में क्या होता है, जब सन अर्थ को गर्म करता है, अर्थ एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाता है, वो हीट रेडिएट करता है। तो जो अर्थ गर्म होके हीट रेडिएट करती है, छोड़ती है, उसे क्या बोलेंगे? लॉन्ग वेव रेडिएशन। कैसी है? अब हमारे पास एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैस, जिसमें कुछ आती हैं GHG, ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कौन कौन सी होती हैं? CO2, वाटर वेपर, N2O और CH4 और ओजोन, CFCl, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, HFCs। ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। ओजोन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। कमाल की बात। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो कहानी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की क्वालिटी होती है भाई, दे आर ट्रांसपेरेंट, यानी पास होने देती हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, जो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं। अच्छी हैं, ये नहीं होती तो अर्थ में जितनी हीट आती उतनी निकल जाती, तो मून की तरह मामला रह जाता, दिन में एकदम गर्म और रात में एकदम ठंडा, रहने लायक जगह नहीं होती। ये हैं तो हीट ट्रैप कर लेती हैं, तो जितना ह्यूमन को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए उतना है, तो इसलिए हेल्पफुल है हमारे लिए। लेकिन इन्होंने कर दिया आजकल ग्लोबल वार्मिंग, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ये? कि भाई आपकी हीट ट्रैप हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों बोला? अमाउंट से ज्यादा हीट रुक रही है। क्योंकि पोलर एरियाज में, ठंडे इलाके में हीट कैसे ट्रैप करेंगे? सन तो उगेगा नहीं ज्यादा, मतलब सन तो ज्यादा रेस देगा नहीं, तो क्या करते हैं वो लोग खेती करने के लिए फील्ड पे हो कांच से यानी पन्नी से ढक देते हैं, ठीक है, और फिर पेड़ पौधे उगाते हैं। भैया कहाँ पे वो करते हैं? पोलर एरिया, पोलर नहीं कहे, कोल्डर एरियाज, कोल्डर एरियाज, ठीक है, क्योंकि वहीं पे तो दिक्कत है सनलाइट की, प्लेन से थोड़ी करेंगे, है ना, वहां पे तो है ऑलरेडी, जितना चाहिए उतना लो। तो वहां पे क्या करते हैं, आपकी सनरेज आती है और ये पन्नी काम करती है, ग्लास चैम्बर, ये ग्लास चैम्बर जरा काम करता है और हीट अंदर आ जाती है, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस। यहां से नाम पड़ा इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कर रही है इसको सिमिलर माना गया कि ये रियल में होता है, लेकिन ये नेचुरली हो रहा है आजकल, मतलब ये नेचुरली होता है, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल, कभी कार देखना, धूप में खड़ी है, खोला दरवाजा, बाहर इतना नहीं था, अंदर एकदम हीट, सर्दियों में तो मजा आता है, गर्मियों में उतने ही तप जाते हैं, एसी भी काम नहीं करता, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है, होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, अच्छी चीज है। सुनो, हाँ बोलो। निकलती कैसे है? जो आपने बताया कांच का वो है जो बना रखा है, उसमें वो रेडिएशन निकलती कैसे है? निकलनी नहीं ना, इन्होंने ट्रैप कर ली, ट्रैप कर ली तभी तो गर्म हो रहा है मामला यहाँ पे, ये तो बता रहा हूँ, इन्होंने ट्रैप कर ली तो यहाँ पे मामला गर्म है, तो उनको जब बाहर है माइनस में टेम्परेचर, तो अंदर पॉजिटिव ले आते हैं ताकि ये फसल उग सके, वरना जम जाएगी ना, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये सही चीज है, बट वह निकलती भी तो होगी ना फिर धीरे धीरे, क्योंकि अगर इस तरह से तो टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। वेरी गुड। ये इतनी है, देखो थिनिंग और थिकनेस पे डिपेंड करता है, वही बता रहा हूँ, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ कैसे रहा है, वही बताओ क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। एक प्रॉपर रिक्वायर्ड अमाउंट में हमारे पास गैसेस हैं कि इतना है, थोड़ी सी पास भी होने दे रही है और थोड़ी सी रख भी रही है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है,
जिसके कारण क्या हो रहा है, वो हर एक रेस को ट्रैप कर रही है, जाने नहीं दे रही। और इसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। इससे बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग। समझ आया अब कि इनकी थिकनेस बढ़ रही है बार बार। CO2 इतनी हो गई है कि भाई कोई भी छोटी सी भी पहुंचे ट्रैप कर लिया। समझ आ गई? तो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण। GHGs, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं एटमॉस्फेयर में। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग फेनोमेना। गैस का नाम आता है सीधा सीधा, ये सीधा आता है फटाक से, ये टिक मार दो, ठीक है। मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी है? ठीक है। गूगल पे वाटर वेपर भी दिखा रहा है आजकल, गूगल पे वाटर वेपर भी दिखा रहा है, लेकिन NCERT इसको कहती है। तो मेरे हिसाब से तो यही करना, फिर CO2 करना। क्योंकि सर जो ये वाटर वेपर है ना, ये वेरी करता है। जैसे अगर आज सूरज निकलेगा तो, क्योंकि तुमने वो पढ़ा है ना गैसेस की कंपोजिशन, NOAC आता ना, CO2, दिस इज दिस। तो इसलिए इसको मानते हैं। ये वाटर वेपर गूगल पे दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, देखेंगे उसको। अंटिल दैट CO2 के बारे में तो दिक्कत होती है आजकल कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, व्हीकल कम करो, है ना। मीथेन कौन सा है? CH4 भाई क्या है वे? अच्छा, यू आर इन आर्ट्स। मीथेन का फॉर्मूला, यूजेस ऑफ मीथेन, बायोगैस। बिल्कुल सही बात है। और ओए भैया वो पूछ रहा क्वेश्चन का। शांत रहो, भी धुलाई हो जाएगी। हाँ भाई, मतलब हमारे उसमें भी होता है ना मीथेन, जैसे कि कोई फ्यूल की तरह भी यूज होता है। it is a very big, like it is what? It is a natural gas. Methane is a natural gas. बायोगैस से मीथेन निकलती है। CNG क्या है उसमें? मीथेन ही तो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। व्हाट इज LPG? सिलेंडर। कौन सी गैस होती है उसमें? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। जब एक एग्जांपल आए तो ब्यूटेन लगाना, दो पूछे वन ऑफ द मोड तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों होती हैं। समझ आ गई? ये भी लिख लो सर, नोट ये था, फैक्ट है, नोट करके डाल लिया करो। ये क्या था? ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ये गाने, हाँ एलपीजी में होता LPG में होती है। लेकिन LPG एक ओडोरलेस गैस है, कोई इसमें खुशबू नहीं होती, कोई स्मेल नहीं है। तो LPG जब लीक होती है स्मेल तो आती है ना। किसकी स्मेल होती है वो? सर में प्रोपेन की, नहीं इथाइल मरकप्टन। हाँ, क्या उसमें, ताकि कहीं गैस लीक हो रही हो LPG, कहीं डिजास्टर ना हो जाए, फटफटा ना जाए, उसमें एक एजेंट मिलाते हैं इथाइल मरकप्टन। उसका नाम बहुत बार आता है, कौन सा एजेंट मतलब मिलाते हैं। समझ आ गई ये कहानी? इथाइल मरकप्टन। अरे CNG में कौन सी गैस है? CH4, मीथेन। मीथेन कहाँ से निकलती है? ये करवा दूंगा वैसे आगे भी, अभी लिख ही लो साथ में। वेरी गुड, कावडंग लिख लो इसको, सोर्सेज ऑफ मीथेन। जहां पे दलदल जैसा एरिया होगा ना, मिट्टी और पानी और ये सब, जहां पे दलदल जैसे वेटलैंड बोला था मैंने, वहां से मीथेन निकलेगी। जैसे राइस फील्ड लिख लो, राइस फील्ड से निकलती है मीथेन के सोर्सेज बता रहा हूँ कहां से निकलते हैं। बायोगैस, पावर प्लांट, आपकी राइस फील्ड, क्या पावर? हाँ पावर ना, पावर जो एनर्जी सोर्स है वो बायोगैस। काव के र्यूमेन से, काव चेविंग करती है, कडलिंग वो कडिंग, तो उससे निकलती है नाइस फील्ड। कडिंग जुगाली। ये तो खैर साइड में बता दिया, ठीक है। जी समझ आया? हाँ रे, क्लियर हुआ? CO2। हाँ भैया हो गया। तो ये कहानी है। एक हीट बजट है, हीट बजट कि जितना आता है उतना चला जाता है, जितनी सनराइज आती है उतनी
जाके निकल जाती हैं। देखो कैसे क्या मामला होता है, देखो हीट बजट हेडिंग डाल लो, इसमें है एल्बेडो, ब्रूम ब्रूम, ठीक है। एल्बेडो इफेक्ट बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, सारा होगा। हीट बजट, तो मान लो सन ने 100% रेज भेजी नीचे, मान लिया। इसमें से कुछ रेज जब एटमॉस्फेयर में, देखो ये दिस इज अर्थ, अर्थ ये इसके आसपास एटमॉस्फेयर, समझ आ रही है। तो अब सीन क्या है भाई, जब सन ने कुछ भेजी 100% नीचे आई, सपोज जितनी भी है उसको हमने 100% मान लिया, कितनी रेज आ रही है लगभग, ठीक है। इसमें से क्या होती है, कुछ रेज आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती, रिफ्लेक्ट, और कुछ वेव्स अर्थ में आके एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है भाई। जो आने से पहले ही अर्थ तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, बिकॉज ऑफ आइस शीट्स, बिकॉज ऑफ परमाफ्रॉस्ट रीजन, बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एयर, वाटर वेपर, इनसे रिफ्लेक्ट हो रही है। समझे कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस चाहिए होगा, जैसे क्लाउड्स, जैसे कि आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, परमाफ्रॉस्ट रीजन्स, डस्ट, वाटर वेपर, इन सब से जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है मामला ऊपर, जो नीचे आ ही नहीं रहा, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड, और मामला उसे कहते हैं एल्बिडो। ये लगभग 35% होता है, कितना, इसे एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। जो नीचे पहुंच ही नहीं पाया, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, परमाफ्रॉस्ट रीजन, परमा मतलब जो सदाबहार आइस में रहे, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ग्लेशियर वगैरह, आइस, तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो 35%। क्या समझा? भाई आज तक तो आ रही नहीं तरह से। आइस सीट्स धरती पे नहीं पहुंच रही, ऐसा समझो, समझ गया था, ऐसा डाउट आएगा, ठीक है। धरती पे टच नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट हो गई, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, बेसिकली रिफ्लेक्ट हो गई ना, एब्जॉर्ब वर्ड इज एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट मार गई, ठीक है। अब ये कितनी, ये 35 यहां पे हो गई, तो यहां पे कितनी बची, 65% एब्जॉर्ब होती है। 65 में से मामला बढ़ जाता है 51, बचा कितना, 14%, ठीक है। तो ये दीज आर एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर ने खुद ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है भाई। और इन जो गैसेज हैं एब्जॉर्ब करती हैं, मैंने बताया दूर दूर जाएंगे, एयर से पास होगी रेज, तो ऊपर लाइक सैंड रेज जो है वहां पे हीटिंग ही नहीं कर पाएंगी, एब्जॉर्ब होगी ना यहाँ पे। और 51% जाती है अर्थ के पास, अर्थ को गर्म कर दिया, अच्छे तरीके से गर्म कर दिया प्रॉपर, ठीक है। अब अर्थ से वापस भी जाना है इनको, मैंने क्या बताया, जितनी आएंगी उतनी जाएंगी, 100% आएंगी 100% जाएंगी, ठीक है। अब 51% को देखो, ठीक है। अब ये जाने वाला पार्ट बता रहा हूं, ये तो आ गया, जाने वाला पार्ट समझो। भैया 14% एब्जॉर्ब किसने करा है? पार्ट कहाँ पे, Atmosphere. एटमॉस्फेयर, और ये अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस, 14% atmosphere। ये 14% और ये 51%, समझ आ गई? अब समझ आया? हाँ भैया, वो भी तो गर्म हो रहा है तो। सिंपल सी बात, ओके। अब देखो सीन क्या है, अब अर्थ तक आ गया, अब वापस भी जाएंगे, मैंने बताया 17% जो मामला है, 17% जो मामला है, जो अर्थ के पास जो हीट आई है 17%, वो डायरेक्टली रेडिएट हो जाता है स्पेस में। कहां पर रेडिएट हो गया, स्पेस में भेज दिया सीधा सन के पास, रेडिएटेड बैक टू स्पेस, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। रिफ्लेक्ट हो गया ना बेसिकली,
रेडिएटेड बैक टू स्पेस, रेडिएटेड क्या, उधर वाले रिफ्लेक्ट में कितने आएंगे? वो तो चला गया ना पहले ही, ये 35 वो पहुंच नीचे नहीं आया, वो तो अलग है। अभी 51% का बता रहा हूं, अभी आगे 100% करेंगे, देखो कैसा आएगा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। भैया ये आई हीट ही है ना, हीट आई गरम सनरेज किया, हीटिंग, हाँ गरम किया हाँ और फिर सीधे ऊपर चली गई, हाँ ये है। हाँ हाँ, ये यहाँ तक आई गरम, यहाँ तक गरम हो गया मामला, ठीक है। अब ऊपर भी जाएंगे ना, मैंने बताया कि जितनी आती है उतनी चले जाती है, ठीक है। तो मामला क्या हुआ, 17% जो नीचे आया रिफ्लेक्ट करके वापस वो रेडिएट बैक कर दिया, और जो बाकी बचा कितना बचा 34%, ये रेडिएट होता है, लेकिन पहले रेडिएट होने से पहले एटमॉस्फेयर के पास जाता है। जैसे अर्थ से रेडिएट हुआ, नहीं पहले इसको एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, समझ आया। इसको एटमॉस्फेयर के वाया, जो वाया वर्ड है ना, दिस ट्रेन गोज फ्रॉम दिल्ली कैंट टू अहमदाबाद वाया, तो वाया एटमॉस्फेयर ये जाता है मामला। तो बेसिकली इसको एटमॉस्फेयर दोबारा एब्जॉर्ब कर रहा है पहले भेजने से पहले, ठीक है 34%, और मामला वापस चला गया। अब ध्यान से सुनना था, कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये है आपका एटमॉस्फेयर, मुझे देख के बताओ एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कितना किया है टोटल, 48 दिख रहा है साफ साफ, 14 यहाँ का और 34 यहाँ का, है ना। तो 48 एब्जॉर्ब है एटमॉस्फेयर के पास, इतनी बात समझ आ रही है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि अर्थ का हीट बजट में एटमॉस्फेयर कितना % एब्जॉर्ब करता है, 48। अब 48 ऊपर चला गया मामला, अब 48 प्लस कितना 17 कितना हो गया, 65 हो गया, है ना। ये 48 है ना, और ये 17, यही तो है मामला 3, इसमें बढ़ गया नहीं तो इसमें आ गया कितना 65 हो गया, तो 65 पार, और ऊपर 35 तो है ही, हो गया 100%, जितना आया उतना चला गया, ठीक है। दिस इज हीट बजट। नॉर्मली क्यों समझाया, ताकि आपको एल्बिडो क्लियर हो कि एल्बिडो मामला है क्या, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ पूछता है कि एटमॉस्फेयर ने कितना एब्जॉर्ब किया, ये एब्जॉर्ब वाला एटमॉस्फेयर का, क्योंकि ये वाया होते हुए जा रहा है तो एब्जॉर्ब्ड है ना। कहीं तो कंज्यूम हुआ होगा ना, ये प्लांट्स में हमने। बाकी थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तब बता रहा हूं मैं कि क्या क्या कहानी होती है। अब तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, जितना आ रहा है उतना शायद दिक्कत आ रही है। तो दिस इज हीट बजट, अलग अलग फॉर्म में जाएगा ही जाएगा। तो वही है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अलग अलग फॉर्म में चला ही जाएगा वो कैसे भी करके, बस फॉर्म्स बदल जाती हैं, कुछ हार्मफुल फॉर्म होती हैं, कुछ यूजफुल होती हैं। तो ये कहानी है। एल्बिडो याद रखना है, एल्बिडो समझाया, रिफ्लेक्टिंग बेसिकली, पहुंच ही नहीं पाया तो लिखो रे, पहले इसमें लिख लो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की अलग अलग एरिया में टेम्परेचर कैसे जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा ना। इंसोलेशन तो पता लग गई कैसे कैसे आ रही है, अब टेम्परेचर हाई और लो कैसे होगा किसी भी एरिया का वो देख लो। लिखो फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, लैटिट्यूड समझ आ रहा है इतना सा, 0 डिग्री पे सन है तो ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे उस तरफ, लैटिट्यूड। नंबर 2 एल्टीट्यूड, इसमें बगल में लिख दो लैप्स रेट। कंडक्शन मैंने बताया जितना पास होगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, जितना ऊपर जाओगे कम गर्म होगा। लैप्स रेट की वैल्यू क्या होती है, -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, लिख लेना इसको भी। थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम सी, क्या रे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी पढ़ाया था, डिस्टेंस फ्रॉम सी। एक है फोर्थ पे आ जाओ, प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, ये बता देते हैं अभी, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट। एंड फिफ्थ इज लोकल एस्पेक्ट, लोकल एस्पेक्ट वही है कुछ लोकल, अपना लोकल वाला मामला, उनके अलग अलग कि भाई इस एरिया में कौन सी विंड चलती हैं, अपना लोकल वाला, लोकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब एक नया टॉपिक, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्या है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर,
टेम्परेचर इन्वर्जन। देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, हम ऊपर जाते हैं मामला ठंडा होता जाता है ना। विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड टेम्परेचर इंक्रीजेस, गिरते हैं, ठंडा होने जाते हैं, क्या होता है, ठंडा होने जाते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सही, ठीक है। तो ठंडा हो जाता है तो पता है। ठीक है, उसका कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल कंडीशन। एक टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्या कहानी होती है इसमें, उल्टा हो जाता है, जैसे ऊपर जाएंगे गर्म होगा। ठीक है, जैसे ऊपर जाएंगे मामला क्या होगा, गर्म होगा। कैसे, क्या होता है, कुछ कंडीशंस हैं, जब लॉन्ग विंटर नाइट्स होती हैं, लंबी ठंडी रातें, या फिर क्लियर स्काइज, मतलब ये सारी एक साथ हैं, उस दिन क्या होगा, क्लियर स्काइज, उस दिन एयर स्टिल होगी, विंड नहीं चलेंगी, एयर इज स्टिल। उस दिन क्या होगा भाई, ठंडियों का मौसम है, मामला ठंडा है, तो कंडक्शन की वजह से क्या होता है, अर्थ अपनी सारी हीट रेडिएट कर देती है, सारी ऊपर फेंक दी, विंड भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा, लंबी रातें हैं। तो अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, अर्थ ठंडी होती है एयर अबव इट, क्योंकि रेडिएट करती है ना हीट भेज दी, तो ऊपर की लेयर के पास हीट ज्यादा है देन अर्थ। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। उल्टा हो गया ना। ये बहुत छोटा फेनोमेना होता है, बहुत कम टाइम के लिए, 1 और 2 आवर्स। इस केस में क्या होता है, फॉग वाली कंडीशन हो जाती है। फॉग अर्ली मॉर्निंग में देखेंगे तुम्हें, फॉग वगैरह, कोहरा होता है, कोहरा बनने का कारण ये है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ऊपर वाली लेयर्स कंपैरेटिवली गर्म होती है, इससे कोहरा बन जाता है, लॉन्ग विंटर नाइट्स। जैसे ही सूरज आता है, सुबह हो गई, तो अर्थ को गर्म करता है, वही लैप्स रेट शुरू हो जाता है ना, कुछ टाइम के लिए। तो दिस इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। लिख लो इसको, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसमें लिखो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर is usually a short duration, is usually occur for short duration। लाइन चेंज करो और लिखो a long winter nights with clear skies, long winter nights with clear skies and still air, वे कैसे मुस्कुरा रहा है बे, हैं? तो क्या लिखा, क्लियर स्काई, स्टिल एयर। लॉन्ग विंटर नाइट्स विथ क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर इज आइडियल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन। ओके, फॉर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इसका यही नाम है बस, और कोई नाम? यही आएगा सीधा कि क्या कंडीशन होती है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए। बढ़िया कंडीशन क्या होती है, गांधी जी होने चाहिए। लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काई एंड स्टिल। ठीक है, तो लिख लो इसमें कि इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स the temperature of earth is comparatively lesser than the air above it, है ना। फॉग फॉर्मेशन अकर्स, कोहरा आता है भाई, सही है। ठीक है, एक टर्म है आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर।
जब भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को देखो इधर, सपोज ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये बांग्लादेश, ये चाइना, सब हमारा। तो जब सबका मैंने ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ और बोला ये आइसोथर्म है और बोल दिया इसका 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स ये जो पॉइंट जिस पे लाइन जा रही है उसका टेम्परेचर सेम है 27 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया? लिख लो आइसोथर्म्स, लिखो आइसोथर्म्स। Isotherms are the lines joining the places of equal temperature. Isotherms are the lines joining the equal temperature. इसका उल्टा isobars are the lines joining the places of equal pressure. समझ गए? तो अब बनाते हैं अर्थ। इस डायग्राम को बना लो और इस डायग्राम की हेडिंग डालो प्रेशर बेल्ट्स एंड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द अर्थ। प्रेशर बेल्ट्स एंड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द अर्थ। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसे सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई, इसे सब पोलर लो, सब पोलर लो, इसे पोलर हाई, है ना, पोलर हाई। सेम चीज नीचे रिपीट होगी, ठीक है भाई। सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, तो हिमांशु की शादी होगी रे? क्या भैया? उसकी हिमांशु की? भैया अभी कहाँ? ओके ओके, बाल बढ़ा के रखता है ना वो। अभी नहीं करेगा भैया वो, ज्यादा उसके आसार वो करेगा ही नहीं। क्यों? ऐसा कुछ दिल का दर्द शेयर करा था तुमसे? हाँ भैया। क्या बोला हो? भैया कभी कभार मिल जाते हैं ना, अब तो बैठना मिलना बहुत कम हो गया। पहले जब अभी बीच में बैठे थे होली पे लास्ट, तो भाई तू ज्यादा ही बह गया था फ्लोर पे। तो बहुत सारी बातें बोली, कह रहा भाई नहीं है अब भरोसा किसी। परफेक्ट, सेम काम यहाँ होता है, ठीक है। ओए बना दो शांति से। FERREL, फेरल सेल, CELL। ये पोलर सेल है, ऊपर वाले तो नॉर्मल। पोलर सेल। ये नेट पे मिलेगा डायग्राम ये वाला? दे देंगे भाई पोलर। ये डायग्राम मजा नहीं है इसमें? नहीं भैया मैं ऐसे पूछ रहा हूँ ना। देंगे मिल जाएगा, नेट पे सब मिल जाता है। जो नहीं मांगते वो भी आ जाता है साथ में रेफरेंस, ठीक है। बना लो इसको। ये इक्वेटर की दोनों तरफ जो लाइन है डॉट वाली, वो वही है क्या? इक्वेटोरियल लो, ठीक है। देख लो रे, अब ये बता देता हूँ क्या। देयर इज अ जनरल सर्कुलेशन ऑफ पैटर्न ऑफ विंड्स, कि ये विंड
24 आवर्स 365 डेज रहती हैं अर्थ के आसपास, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मामला रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अर्थ। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग हीट पहुंच रही है, नॉर्मल समझ आता है। विंड्स यानी हवा, यानी कि एयर व्हेन मूव्स, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, स्टिल एयर, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड्स। समझ आ रही इतनी सी बात? तो विंड्स मामला जो है वो थ्रू आउट द ईयर, कुछ हमारे पास ऐसा है मामला कि थ्रू आउट द ईयर है। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हमारे पास प्रेशर बेल्ट डेवलप है। हमें पता है सन 23 से 23 के बीच में रहता है, उससे ऊपर नहीं आता, तो उसके हिसाब से प्रेशर बेल्ट डेवलप हो गई है। इतना तुमको मैंने पहले ही बता दिया, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, है ना, सिंपल सी बात। तो देखो अब ये क्या लिखा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना। ये बेल्ट्स हैं जो डेवलप हो रखी हैं, ओके। ये छोटा छोटा शिफ्ट करती हैं, जैसे जैसे सन ऊपर से नीचे जाता है यहाँ थोड़ा, अगर जैसे सन यहाँ पे चमक रहा है अराउंड 23.5 पे, तो ये थोड़ी सी प्रेशर इक्वेटोरियल लो थोड़ा और आगे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। समझ आ गई? मात्र 5 डिग्री शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से मेडिटेरियन क्लाइमेट बनता है। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, दिस फेनोमेना बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ सन, अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। बताएंगे क्या है, खैर। तो ये चीज है। तो जब देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इस एरिया में हीट ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होगी तो कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। समझ आ रही है? तो यहां की एयर क्या करती है, लो प्रेशर होने के कारण एसेंड करती है, ऊपर जाती है, उठती है, एसेंड हवा में उठती है, ऊपर जाती है। ऊपर जाके ये दे ट्राई टू गो टू द पोलवर्ड्स, ठंडी हो गई। देखो क्या सीन क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस होना। देखो यहां पे क्या हुआ, इक्वेटर पे क्या हो रहा है, देखो ये क्या कहते हैं इसको, ये विंड की डायरेक्शन है। तो विंड आती है, कन्वर्ज होके ऊपर उठती है, समझ आ गई, ऊपर होके डाइवर्ज हो जाती है। क्यों? यहां पे एयर टेम्परेचर क्या है, कम हो गया, ठंडी हो गई, विंड्स डाइवर्ज होने लगी। डाइवर्ज होने लगी तो एक पॉइंट आता है कि वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है, इतना ज्यादा उनका मामला होता है कि वो एक टाइम क्यों आया ऐसा, कि दे आर डाइवर्जिंग इन डिफरेंट लैटिट्यूडनल एरिया। इन डिफरेंट लैटिट्यूडनल एरिया, देखो ये उठी यहां से दूर जा रही है, तो यहां पे जो कि 30 डिग्री नॉर्थ है, यहां पे हाई प्रेशर है कंपैरेटिवली टू दिस इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना ओनली। कंपैरेटिवली यहां पे हीट ज्यादा है, यहां पे कम है, तो इसलिए हाई प्रेशर डेवलप्स। किस एरिया में है ये, 30 डिग्री नॉर्थ। इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। इस लैटिट्यूड नाम क्या है, इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ बोल लो या फिर 30 डिग्री साउथ, दे आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। तो हॉर्स लैटिट्यूड पे आके ये गिरती है एयर, और जब ये नीचे गिरती हैं दे डाइवर्ट्स। देखो इधर आना चाहिए था इसको ऐसे, दिख रहा है, आना चाहिए था इसको सीधा, सीधा आना चाहिए था, लेकिन दिस बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इज अ फोर्स विच इज जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के रोटेशन से एक फोर्स लगती है जिसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। समझ आ गई? इतनी समझ आ रही है? कोरियोलिस फोर्स ये जनरली ज्यादा होती है पोल पे, इट इज परपेंडिकुलर टू लैटिट्यूड। कोरियोलिस फोर्स इज क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड एंगल। जितनी लैटिट्यूड उतनी ज्यादा फोर्स। दिख रहा है? इक्वेटर पे 0 तो 0 इक्वेटर पे नहीं होती बिल्कुल भी। समझ आ रही है? और यही कारण है यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते, इक्वेटर में कभी साइक्लोन नहीं आएंगे। इस साइक्लोन होता है ये घुमावदार चीज, यहां पे घुमावदार मतलब बताएंगे क्या क्या। तो कोरियोलिस फोर्स हेल्प्स इन चेंज ऑफ डायरेक्शन। कोरियोलिस फोर्स के लगने से क्या होता है, विंड का डायरेक्शन चेंज होता है। और किस टाइप से डायरेक्शन चेंज होता है भाई, डायरेक्शन इस टाइप से चेंज होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट। विंड अगर ऐसे जा रही होगी तो राइट क्या है इसका, इस तरफ, तो सीधी जानी थी किस तरफ हो गई, दिख रही है, सीधी जानी थी, कहां पे मुड़ गई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट। इसका राइट क्या होगा, ये क्यों नीचे आ रही है, समझ आ रही है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड डायरेक्शन बदल लेती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, किस तरफ, राइट की तरफ। सदर्न में उल्टा होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड मुड़ जाती है लेफ्ट की तरफ बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। समझ आ गई? तो इसका काम डायरेक्शन के लिए हेल्पफुल इन, ये 3 फोर्स लगती है किसी भी विंड को मूव करने के लिए। प्रेशर ग्रेडियंट समझ गया, विंड कहां से कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इतना समझ आ रहा है, दिख भी रहा है यहां पे।
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड आएगी, उसे बोलेंगे क्या क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अर्थ। समझ आ गई भाई? और डायरेक्शन क्यों बदली मैंने, ये क्यों करी? बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स। ये लग रही है कि घूमने से सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स कहां पे होगी? पोल्स को मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड। याद रखना इस बात को। जनरली अगर फ्रिक्शन फोर्स, देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जब विंड मूव कर रही है तो अर्थ के सरफेस से फ्रिक्शन लग रहा है। समझ आ गई? तो फ्रिक्शन फोर्स अर्थ के सरफेस के पास ही लगती है, ऊपर जब विंड मूव करती है उसका इफेक्ट नहीं आता। तो जनरली हम मान के चलते हैं कोरियोलिस फोर्स एंड दिस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है? तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण क्या होता है जब ये आपस में मामला ऐसे लगता है, जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि मैंने बताया कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, एक सर्कुलेटरी मोशन वाला मामला आता है। ठीक है? जिसकी वजह से साइक्लोन आएंगे आपके ट्रॉपिक्स रीजन में, जहां पे कोरियोलिस फोर्स होगी। जहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होगी उस केस में यहां पे सर्कुलरिटी नहीं होती और विंड इसके लाइक सर्कुलर घूमने के बजाय इसके परपेंडिकुलर ही घूमने आ जाती हैं। विंड जो है, जो फ्लो होंगी, इसके परपेंडिकुलरली फ्लो करेंगी काम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के इक्वेटर वाले एरिया में। इतना समझो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इतना समझो कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर में नहीं होती है। दिस इज द मेन रीजन कि वहां पे साइक्लोन नहीं बन रहे, क्योंकि साइक्लोन को घूमने के लिए कोरियोलिस फोर्स चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या कंडीशन है। देयर आर कंडीशन लाइक 27 डिग्री सेल्सियस, उनको क्या चाहिए? आपको टेम्परेचर चाहिए होता है सी ऑर्डर का, कोरियोलिस फोर्स चाहिए होती है, एक लिटिल बिट डिस्टर्बेंस चाहिए होता है, वर्टिकल ड्रिफ्ट चाहिए होती है हल्की सी। ये चीज सारी है इक्वेटर पे, बस कोरियोलिस फोर्स नहीं है। ठीक है? इसको याद रखना कि यहां पे साइक्लोन, ये मैंने अलग फैक्ट है, आगे करवाऊंगा जब साइक्लोन करवाऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं बीच में कि भाई यहां पे आपके साइक्लोन बनने का ना कारण सिर्फ यही है क्योंकि यहां पे कोरियोलिस फोर्स नहीं है। भैया आप ठीक है? विंड्स तो लो प्रेशर की तरफ जाती है। हाँ हाँ, तो आ तो रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नहीं आ रही। क्या दिख रहा है ये? लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गई बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बनाता हूं, कहां से आ रही है? अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, या फिर अगर ईस्ट वेस्ट में देखो तो कैसी है? ईस्टर्लीज। अगर मैं ईस्ट वेस्ट में देखूं तो दे आर कॉल्ड ईस्टर्लीज या फिर नॉर्थ ईस्टर्लीज, सेम ही बात है। इन विंड्स को ट्रेड विंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, जो इस बीच बहती हैं। नॉर्थ ईस्टर्लीज और कॉल्ड ईस्टर्लीज आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। समझ आ गई? ये हाई प्रेशर वाला एरिया है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन ये लो क्यों है? यहां पे तो टेम्परेचर कम है ना? ये लो क्यों हुआ? ये बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मोशन ऑफ अर्थ। सीन क्या होता है? पोलर से आने, देखो पोलर कंपैरेटिवल में ये लो है, पोलर ज्यादा हाई होगा, ज्यादा ठंडा, ये उससे कम। तो बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे एयर आके इकट्ठी हो जाती है। ठीक है? और इकट्ठी होकर ऊपर जाती है, तो कंपैरेटिवली ये लो हो जाता है। इसका टेम्परेचर लेना देना नहीं है, इसका लो क्रिएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। यहां पे टेम्परेचर का रोल नहीं है। बहुत ज्यादा ठंडा है इसलिए वो कर रहा है। हाँ, वो ज्यादा ठंडा है तो इसलिए रोटेशन की वजह से यहां पे एयर पाइल अप हो जाती है, और ये हाई है तो यहां से भी एयर जाके पाइल अप हो रही है बिकॉज ऑफ रोटेशन। रोटेशन वाला मामला यहां पे मेन है, टेम्परेचर नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है सन तो यहां पे ठंडा ही कर रहा है ना एक तरीके से। यहां पे लो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, यहां पे बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इससे क्या है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है उस एरिया में। ठीक है? सो दिस इज द केस। तो यहां पे सेम कहानी, लो प्रेशर है, एयर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके लाइक डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होकर हाई प्रेशर में नीचे गिरेगी, और हाई प्रेशर से किस तरफ आएगी? फिर लो प्रेशर की तरफ आनी चाहिए थी सीधी, लेकिन नॉर्दर्न लेयर में क्या होगी? राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नहीं होगी। तो इन्हें कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। क्या कहते हैं? ईस्टर्लीज। और ये वेस्ट में जा रही है, देखो ध्यान, वेस्ट से निकल रही है, मतलब जहां से निकलती है वही तो डायरेक्शन होती है विंड की। पता नहीं बात? तो दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। तो अगर साउथ हटा दे तो साउथ वेस्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो भी। दीज आर कॉल्ड वेस्टर्लीज। समझ आ गई? वाई दे आर कॉल्ड वेस्टर्लीज? बिकॉज दे हैव द डायरेक्शन, जहां से निकलेंगी विंड्स वहां से उनकी डायरेक्शन कही जाएगी, ओरिजिन से।
आए थे इस क्लास में तुम? विंड की डायरेक्शन कैसे पता लगती है? गुड। वेस्टर्लीज, ये एक सर्कुलेटरी मोशन है, अलग अलग सेल बना रहे हैं, सर्कुलर मोशन, तो अलग अलग नाम दे दिया गया, इसको हेडली सेल बोल दिया गया। बिटवीन इक्वेटोरियल लो एंड सब ट्रॉपिकल हाई, इसको बोल दिया गया फेरल सेल, बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो। दोनों हेमिस्फीयर। हाँ सेम ही है, जो कहानी मैंने नाम नहीं लिखे, सेम कहानी, ऊपर नीचे दाएं में है ना, सेम है। ओके यहां पे विंड बहुत कम चलती है, यहां पे विंड बहुत कम चलती है। इट इज अ एरिया बिटवीन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस बोल रहा हूं, 5 डिग्री लैटिट्यूड। लो प्रेशर है, एयर ऊपर जा रही है, ना दाएं ना बाएं। और क्या कारण दाएं बाएं ना जाने का? कोरियोलिस सोर्स 0 है, तो विंड नहीं चल रही है, बहुत काम एरिया है। जब पुराने जमाने में लोग इस इक्वेटर को क्रॉस करते थे, उन्हें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी। पहले वही मशीन थोड़ी होती थी, उन्हें वो स्लेव्स वर देयर टू राइड द शिप, टू ड्राइव शिप, वही उनको चप्पू चलाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत एक हाई प्रेशर वाला मामला क्रिएट, लाइक हाई प्रेशर, लाइक कोई वो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं उसको, फोर्स नहीं है, इसे डॉल्ड्रम बोलेंगे। क्या कहते हैं और इसको? डॉल्ड्रम्स। लो प्रेशर एरिया, एकदम काम एरिया, काम, DOLDRUMS, डॉल्ड्रम्स। ठीक है। जब ट्रेड विंड का पता लग गया था यार, तो लोग ट्रेड विंड का सहारा लेके, कि पहले तो क्या दिक्कत थी, मशीन लाइक स्टीम इंजन नहीं था जब, ठीक है, तो सेलिंग करते थे इनसे, क्योंकि ये तो 24 घंटे चली रही है, तो दे यूज दिस विंड्स टू डू द ट्रेड। ठीक है, महीने रुकते होंगे फिर तो? बिल्कुल। मॉनसून जैसे ही डेवलप हुआ, ट्रेड बढ़ गया इंडिया का। ये सिग्निफिकेंस है मॉनसून का। रिटेटिंग में उल्टे निकल गए, कमिंग में आ गए, सिंपल सी बात है ना। इनका डायरेक्शन भी बदलता है भैया? इनका हल्का शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट होती है। नहीं, जैसे सब ट्रॉपिक से आ गए हम इक्वेटर पे, सब ट्रॉपिकल से। अच्छा वो लोग, ये एक साइड के लिए ज्यादा फायदा है, समझ रहे हो। नहीं, अगर वापस जाना है तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जा सकते। ये कहानी, ऐसा नहीं कि लाइक वो आएगी, समझ रहे हो। देयर परमानेंट प्रेशर बेल्ट, ये हमेशा रहेंगी, हैं आज भी। ठीक है, जनरल सर्कुलेशन इस टाइप से होती है। जैसे जैसे सन, देखो ये जो बेल्ट बनेगी, ये वहां बनेगी जहां पे सन होगा। सन शिफ्ट करता है तो हल्की हल्की कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, थोड़ा नीचे 5 डिग्री ऊपर नीचे होता है, इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट। ठीक है भाई, दे आर जनरल सर्कुलेशन पैटर्न ऑफ अर्थ। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, डॉल्ड्रम कौन सा एरिया है, इक्वेटोरियल प्रेशर कौन सा एरिया है, किस बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, क्या डायरेक्शन होगी विंड्स की अलग अलग जोन में, ये क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। सर जब सूरज यहाँ पे जाएगा, सब ट्रॉपिकल हाइट्स पे जाएगा सूरज, तो वहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई पे नहीं जाएगा, वो देखो 30 डिग्री लिखी है मैंने, ना कि 23। अब देख लो एल नीनो क्या होता है। ठीक है, मतलब विंड्स बता रहा हूँ, लेकिन कितने टाइप की विंड अर्थ में चल रही हैं। ये था जनरल सर्कुलेशन, जिन्हें कहते हैं प्लेनेटरी विंड्स। क्या कहते हैं? दीज ऑल विंड, ये जो विंड है सारी की सारी, दीज आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, है ना, या फिर ईस्टर्लीज, दीज आर कॉल्ड वेस्टर्लीज, दीज आर पोलर ईस्टर्लीज। और ये सारी की सारी क्या है? प्लेनेटरी विंड्स। एक तो प्लेनेटरी विंड चलती है, दूसरी टाइप चलती है सीजनल विंड, जैसे कि अपना मानसून चल रहा है। मानसून, अब मानसून है, उसमें एक फिनोमेना है एल नीनो फिनोमेना। वो क्या, देख लो, अभी बता देते हैं, मिटा दो इसको। एक मिनट गया थोड़ा सा। ये 3 फोर्स समझ आई। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, जिसकी वजह से फोर्स लग रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड जा रही है। कोरियोलिस फोर्स का काम स्पीड में कुछ भी नहीं है। कोरियोलिस फोर्स क्या करेगी, जहां पे डायरेक्शन बदलेगी बस, राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट, इतना याद रखना। परपेंडिकुलर टू लैटिट्यूड, हायर द लैटिट्यूड हायर द कोरियोलिस फोर्स, लोअर द लैटिट्यूड नील द कोरियोलिस फोर्स। ये कहानी है। फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे एक्ट करेगी, जहां पे लोअर सरफेसेस में, वरना फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ये कहानी है। तो जेट स्ट्रीम चल रही है ऊपर, उनमें थोड़ी लगी फ्रिक्शन, लाइक फ्रिक्शनल फोर्सेस। अप टू 1 to 2 किलोमीटर वाली विंड्स में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, उससे ऊपर नहीं लगेगा।
सीजनल विंड समझ आया? भैया क्या तो फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी के बीच में लगता है, आप चल पा रहे हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, आपके जूते घिस जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, घिस जाते हैं ना। ट्रैक्टर के टायर देखें, ट्रैक्टर के बड़े बड़े ट्रेड्स बनाते हैं पीछे, लाइक उन्हें से देखे होंगे ट्रैक्टर पीछे वाले टायर, ट्रेडिंग होती है ताकि वो अच्छे से ग्रिप बना सकें, ठीक है। तो फ्रिक्शन कब लगेगा? दो बॉडी के बीच में लगेगा, व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कांटेक्ट घटेगा, नीचे वाली विंड्स पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा जो नीचे बह रही है, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अपोज करती है विंड का मूवमेंट, उनकी स्पीड कम करती है। ट्रेड विंड्स हो गई ना, हाँ यहाँ से लेके यहाँ नीचे सब ट्रॉपिक। बिल्कुल, ये ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स। ये जो 60 और 90 के बीच में पोलर ईस्टर्लीज है, हाँ, ये पोलर ईस्टर्ली, ये वेस्टर्लीज। ये पोलर वेस्टर्लीज है। पोलर वेस्टर्ली कुछ नहीं है, बस ये वेस्टर्लीज, ठीक है। सबसे ऊपर वाली पोलर ईस्टर्लीज, ये वाली वेस्टर्लीज की वेस्ट से आ रही हैं, दीज आर ट्रेड विंड्स, या फिर ईस्टर्लीज या फिर नॉर्थ ईस्टर्लीज, एक ही नाम है नॉर्थ ईस्टर्लीज, यानी ना एनी। साउथ पोल में ये चेंज होंगे फिर नाम नाम सेम, नाम एकदम सेम, कैसे चेंज हो जाएंगी? ट्रेड विंड बदल थोड़ी जाएंगी, ट्रेड विंड सेम। तो खोलो थोड़ा सा, गर्मी लग रही है? कोई नहीं, क्या है रे, 5वीं क्लास के बच्चे हो? ओ बड़े हो जाओ, छोटी छोटी हरकतें मत करो। कोल्ड करंट जाने बंद कर दो। एयर करंट बंद कर दो। समझ आया? क्या बताने वाला था? एल नीनो। तो क्या होता है नॉर्मल केसेस में, ये आपका क्या है? साउथ अमेरिका। वेरी गुड, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका है। कोशिश करना समझने की। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे करंट बह रहे हैं, अभी मैंने मार्क करवाए थे, हाँ है ना? वह हाँ बे या ना बे? पेरू यहाँ पे, वेरी गुड, समझ आ गई? दिस इज कोल्ड करंट, पेरू करंट, पेरू या फिर क्या कहते हैं इसको, हम्बोल्ट करंट। अलेक्जेंडर वुड हम्बोल्ट थे यहाँ पे। पेरू करंट कैसा करंट है? कोल्ड वार्म, वेरी गुड, कोल्ड करंट। ये ट्रेड विंड्स है, इक्वेटर पे बह रही है ना, इक्वेटर जाता है ना यहाँ से, तो ट्रेड विंड्स हैं। समझ आ रही है इतनी सी बात? ट्रेड विंड्स नॉर्मल। अबे ऊपर ये ऐसे कर लो ना, फिर समझ आएगी, यहाँ से तो जाता है, समझ आ रही है, नीचे तो चलेगा ना मामला। तो ये मामला होता है, इसे कहते हैं नॉर्मल वॉकर साइकिल। क्या कहते हैं इसे? नॉर्मल। ये क्या, जब ऐसा मामला तो है, नॉर्मल है, ठीक है, एल नीनो वाली चीज नहीं है। इसे कहते हैं नॉर्मल वॉकर साइकिल। कब होती है? जब ट्रेड विंड के पास इतनी पावर होती है कि वो वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में जाके मारे। समझ आ रही है? नॉर्मल वॉकर साइकिल। जब ट्रेड विंड्स वीक होती हैं, क्या? जब ट्रेड विंड्स वीक होती हैं, वो पानी आगे नहीं ले जा पाती, तो जो गर्म पानी होता है वो पीछे पीछे ऐसे शिफ्ट होता रहता है और यहाँ का कोल्ड करंट रिप्लेस कर देता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है? वार्म करंट वाला एरिया। क्या बन जाता है? When there is weak trade winds, then there is appearance of warm current in the Peru area by replacing the Peru current. इसको कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। क्या कहते हैं? एल नीनो। क्या एल नीनो आ गया भाई? समझ आ गया? एल नीनो क्या है? एल नीनो इज अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट इन पेरू कोस्ट। पेरू है ना यहाँ पे? पेरू मतलब भाई पेरू वाला एरिया, पेरू से रिलेटेड करते हैं। पेरू को लाइक पेरू कोस्ट, पेरू करंट को रिप्लेस करना इज एल नीनो, ठीक है। इससे क्या होता है?
यहाँ पे डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है? आटाकामा डेजर्ट। लेक टीटीकाका है लेकिन आटाकामा डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया है, यानी बारिश नहीं होती वहाँ पे। लेकिन जब एल नीनो आता है यहाँ पे दबा के बारिश होती है, डेजर्ट में बाढ़ आ जाती है डेजर्ट में, तो फिर तो पूरा इरोशन कर देती है। ठीक है पूरा। तो डेजर्ट एरिया में बारिश होती है तो अच्छा भी है इनके लिए, तो चलो बढ़िया है, बारिश पड़ गई है ना। लेकिन इंडिया में उल्टा होता है, जब एल नीनो आता है हमारा मानसून डिले हो जाता है, कम रेन होती है। अब यहाँ पे भी देखो यही काम यहाँ पे भी इसके साथ हुआ बेचारे के साथ, ट्रेड विंड नहीं ला पाई ठीक से पानी, तो इस एरिया में भी ड्रॉट आती है। वैसे हरा भरा एरिया है ये, ठीक है, मुर्रे डार्लिंग यही मिले थे। तो यहाँ पे जो हरा भरा एरिया है यहाँ पे भी ड्रॉट आती है, चाइना में बाढ़ आती है। दिस इज वॉट एक्चुअली द एल नीनो इफेक्ट। जनरली दिसंबर, इसे जनरली 7 साल या 8 साल में एक बार आता है और दिसंबर के टाइम में अपीयर होता है। तो हमें पता लग रही है अब वहाँ पे एल नीनो आ गया भाई, दिक्कत हो जाएगी, इस साल मानसून बेकार आएगा, पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। इसे चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि दिसंबर मंथ इज क्रिसमस, दिसंबर के महीने में हुआ, तो चाइल्ड क्राइस्ट भी बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये कहानी है एल नीनो। एल नीनो का उल्टा ला नीना। जब ट्रेड विंड स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग ट्रेड विंड्स, तो ज्यादा पानी मारेंगे यहाँ पे दबा के बारिश होगी, इंडिया में बारिश होगी बढ़िया, ला नीना। एक है एल नीनो और एक है ला नीना। तो यही कहानी है बस। इस केस में क्या है? वीक ट्रेड विंड्स, है ना, समझ आ रहा है। और इस केस में क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो ये कहानी होती है एल नीनो वाली कहानी, ठीक है। जब एल नीनो आएगा तो क्या होगा? पेरू में होगी बारिश। पेरू कोस्ट हैज गुड रेनफॉल। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हैज लो रेनफॉल। चाइना हैज फ्लड। और ला नीना में उल्टा, ठीक है। भैया एक बारी मतलब लिखवा देना प्रॉपर्ली, लिख देना। इससे लिखें। और क्या लिखें? लिखवाने वाली चीज लिखवाऊंगा अभी, तसल्ली रखो, लिखवाया जाएगा अभी, बढ़िया से लिखवाया जाएगा। ला नीना भी हर साल आता है क्या? 7 साल में ये फेनोमेना कभी कभी आते हैं, 7 साल 5 साल में एक बार अपीयर हो गया। वैसे नॉर्मल जो रहता है वो नॉर्मल वॉकर साइकिल, WALKER वॉकर साइकिल। पेरू कोस्ट हैज हाई रेनफॉल, गुड रेनफॉल, ठीक है, मस्त पानी पानी। जहाँ पे जो होता है उसका उल्टा होता है, बेसिकली डेजर्ट है, पानी हो जाएगा। इंडिया में पानी आता मानसून से, ड्रॉट आ जाएंगी। जनरली हर जगह आएगा ही आएगा, 5-6 साल 4 साल ऐसे, हर साल नहीं आता। इतना याद रखो बस, ठीक है। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ वही क्लाइमेटिक थिंग्स, टेम्परेचर चेंजेस, सन के डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से। कि पानी वानी देखो, एक लिख लो नोट करके, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हर चीज का सन है तो एनर्जी है। सन की हीट एनर्जी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रखी है, देख रहे हो। विंड क्यों बनी? क्योंकि गर्म हुआ तो क्या हुआ? प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुई, प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुई तो विंड बह रही है। दिस इज ऑल अबाउट सन हीटिंग। विंड बह रही है तो मानसून होगा। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो ये सही बात है एकदम, ठीक है। अब आते हैं साइक्लोन्स पे। साइक्लोन्स में आते हैं पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। कंपैरेटिवली गर्म, कंपैरेटिवली ठंडे, इतना सा अंतर है। कंपैरेटिवली, ये नहीं कि वहां पे जाके चिल हो जाओगी। कंपैरेटिवली हर काम ज्योग्राफी में कंपैरेटिव कंपैरिजन के हिसाब से होता है।
तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं, दिस आर डिफरेंट, नाम में डिफरेंस है इसमें, तो इसमें क्या पूछने वाली बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेबल। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। कोई नहीं, पेंसिल ही तो यूज कर रहे हो। साइक्लोन, सांप की तरह, स्नेक जैसी लपटें, ठीक है। साइक्लोन बेसिकली विंड्स का गोल गोल घूमना, और साइक्लोन की वजह से होती है रेन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के टर्म्स में। साइक्लोनिक रेन्स, 3 टाइप से रेन होती है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं, पहाड़ों की वजह से। कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो इक्वेटर में होता है, ज़्यादा गर्म कर दिया, एयर चली गई, बादल बना दिए, बारिश कर दी, ठीक है। थर्ड इज कन्वेक्शनल, दिस वन साइक्लोनिक रेनफॉल। बता रहा हूँ क्या होता है कहानी। क्या होता है यार, साइक्लोन इज बेसिकली वर्लिंग ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मस्त तरीके से रेनफॉल आपका पैदा होता है। सीन क्या होता है, देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन, हेडिंग डालो ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसमें कुछ लिखवाता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, tropical cyclones are violent storms that originate over oceans. Violent, खतरनाक, violent storms। ये पेन किसका है बे? भैया बोल रही थी वाले पेन मिले नहीं मुझे। हाँ कोई नहीं, oceans, in tropical areas and move over to the coastal areas, bringing about large scale destruction। क्यों रे, सही कहने लग रहा हूं मैं? बस फिर ठीक से तुस्सी पल्ले पड़ रहा है जो मैं कह रही सी, बस ठीक है, ठीक है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन caused by violent winds, very heavy rainfall, very heavy रेनफॉल, पता है भैया ये एक कौन सा ट्रॉपिकल रीजन्स में मतलब होता है? ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है बस। मिडिल एटीट्यूड और पोलर रीजन में टेम्परेट साइक्लोन होगा। इसी तरफ क्यों होता है, इंडिया के ईस्ट में ज्यादा होता है? बताएंगे, यही तो लिखवा रहा हूँ। इट फ्लोज फ्रॉम, ये भी लिख लो चलो, इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। समझ आ गया? जब बहता ही इस तरफ है तो वही होगा ज्यादातर, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है भाई। लिख लो आप डाल के, कंडीशंस अलग से लिखो, लाइन पैरा चेंज करो। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, कंडीशंस रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। नंबर 1, मैंने इसमें स्टार्टिंग में लाइन लिखवाई है कि भाई ओशन चाहिए तो पानी चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे नहीं आते, पानी चाहिए, और पानी ठंडा पानी नहीं चाहिए, ऐसा पानी जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो कम से कम। लिख लो नंबर 1, लार्ज स्केल सी सरफेस विथ टेम्परेचर, कि ट्रॉपिकल में
मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, रट्टा मार लो इन कंडीशंस का, बार बार आती है, बार बार रिपीटेड। मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, बताया मैंने। अब ट्रॉपिक में तो इक्वेटर भी आता है, इक्वेटर पे नहीं आते क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं है। कोरियोलिस फोर्स। थर्ड, स्मॉल वेरिएशन इन, थोड़ा सा वेरिएशन, यानी नीचे से ऊपर जाने के लिए थोड़ा वेरिएशन चाहिए स्पीड में। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, वर्टिकल विंड स्पीड। फोर्थ, पहले से उस एरिया में लो प्रेशर होना चाहिए। अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और क्या बोलेंगे इसको, लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। फिफ्थ, अपर डाइवर्जेंस above the sea level system, upper divergence over sea level system, above sea level। देखो यार, दो टर्म है, दो टर्म क्या क्या है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दोनों क्या है, सर्कुलेटरी मोशन ऑफ एयर। अब फर्क कहाँ आता है, जैसे ये सर्कुलेटरी मोशन हो रहा है एयर का, जब बीच में लो प्रेशर होगा क्या, और बाहर हाई प्रेशर होगा, मामला ऐसे जाएगा, है ना। तो इसे बोलेंगे साइक्लोन। क्या बोलेंगे, साइक्लोन। लो प्रेशर के अराउंड विंड का मूव करना, सेंटर में लो प्रेशर होगा, उसे साइक्लोन बोलेंगे। एंटी साइक्लोन उल्टा हो गया, ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, बीच में क्या होगा, हाई प्रेशर। सिंपल सी बात, हाई प्रेशर एरिया, बाहर लो प्रेशर एरिया। तो इस टाइप से मामला होता है। वो तो साइक्लोन बनेगा ही नहीं। अरे घूम तो रही है ना मामला, बस बता रहा हूं, दो तरीके से मामला घूम रहा है, साइक्लोन को नहीं बनेगा। साइक्लोन इज डिफरेंट, एंटी साइक्लोन इज डिफरेंट। एंटी मतलब उल्टा, ठीक है। एंटी साइक्लोन, ये जो मामला होता है एंटी साइक्लोन, इसमें दिक्कत नहीं आती, बड़ा मस्त मामला होता है। काम एयर, बढ़िया, गुड वेदर, दिस इज गुड वेदर, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, ना बारिश ना कुछ, बढ़िया वेदर होता है एंटी साइक्लोन। यहां पे बारिश वाला मामला हो जाता है भाई, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, बढ़िया एकदम, लाइक डिस्टर्बेंस रहती है, वही गुड़ 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 थंडरस्टॉर्म वगैरह, ठीक है। अब साइक्लोन की बात कर रहे हैं, है ना, हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं, एंटी साइक्लोन समझाया। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डायरेक्शंस की। एक रट्टा मार लो, ये देखो, जैसे अर्थ है, साइक्लोन कहीं भी आ सकता है, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो एक रट्टा मारेगा ANC, क्या ANC, और इसका उल्टा CNA, याद हो जाएगा। एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, ANC। ये क्वेश्चन आता है कि सपोज एंटी साइक्लोन इज देयर, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 4-5 ऑप्शन दे देगा, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, साफ साफ दिख रहा है।
और जब एंटी साइक्लोन, खुद ही बता दो, एंटी साइक्लोन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज है, साउदर्न में कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात। तो ऑपोजिट अपने आप पता होना चाहिए। CNA साइक्लोन का, साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आ गई? CNA। तो नॉर्दर्न में ये एंटी साइक्लोन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो साउदर्न में कैसा हो जाए? क्लॉकवाइज। अबे नॉर्दर्न में एंटी क्लॉक है तो साउदर्न में कैसा होगा? क्लॉकवाइज। तो ये दो फिनोमेना है, इनकी डायरेक्शन पता लग गई? CNA ANC यही दे रखा है तुम्हारी बुक में, देखो ये बस याद करने का तरीका बता दिया मैंने। ये टेबल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ANC CNA बता दिया। तो ये है साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोन जब बनते हैं रेनफॉल आता है। साइक्लोन दो टाइप के हैं, साइक्लोन दो टाइप के हैं भाई। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हम अभी कर रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन ट्रॉपिकल नाम ही पता लग रहा है, ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं। और एक टेम्परेट, जो टेम्परेट एरिया यानी कि 30 डिग्री से अबव वाला एरिया, 45-40 लैटिट्यूड, इसमें, ठीक है, टेम्परेट। अब साइक्लोन है तो दोनों के बीच में प्रेशर कैसा होगा? लो ही होगा। इतना समझ आता है? साइक्लोन है ना दोनों, ठीक है, इतना समझो। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन अच्छे से करवाते हैं। और क्या साइक्लोन दो टाइप के, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ट्रॉपिकल वाले ट्रॉपिकल एरियाज में आएंगे, टेम्परेट वाले ट्रॉपिकल बेल्ट के बाहर आएंगे। ट्रॉपिकल बेल्ट लिखवाई ना अभी, ट्रॉपिक्स, ठीक है, उसके अबव में आएंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऊपर आता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, टेम्परेट वाले, तो साइक्लोन का पार्ट है। यस बताया तो था। एग्जांपल ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, लो प्रेशर सिस्टम होता है उनके बीच में। भैया हाँ, स्टॉर्म सर्ज आता है, इसमें था जो पहले वाले वायलेंट रेनफॉल है बस वो। स्टॉर्म सर्ज काइंड ऑफ कोस्टल एरिया में बढ़िया तरीके से बारिश हो गई, साइक्लोन की वजह से। बिल्कुल आता है इनकी वजह से। और इसके साइक्लोन के जैसे एंटी साइक्लोन से तो नहीं नहीं, वेरी गुड वेदर, ठीक है, सबसाइडिंग एयर बढ़िया मामला है। एंटी साइक्लोन, हाई प्रेशर एरिया बीच में, सबसाइडिंग एयर होगी, कहाँ दिक्कत? हाई प्रेशर में देखो ना, कोई दिक्कत थोड़ी उन बेचारों को। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे बढ़िया एकदम। कभी तो ना पोलर एरिया में बाढ़ आ गई है, कभी तो मैं इस वेस्टर्ली वाले बेल्ट में तुम्हें देखेगी नहीं बाढ़ वाली चीज। हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। देखो रे, ये है आपका समंदर, ये कोस्टल एरिया, देखो इधर, ये है कोस्टल एरिया, ये है समंदर। अब यहाँ पे वही सेम फेनोमेना होता है वैसे तो, लेकिन बस वही टर्बुलेंस वाली चीज होती है। समंदर में क्या हुआ? तेज धूप पड़ी, तेज धूप पड़ी तो कैसा एरिया क्रिएट होगा? लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया तो वो क्या जाएंगे, क्या बोलते हैं, एयर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब लेकिन ड्यू टू सम कोरियोलिस फोर्स ये एयर दोबारा यहीं पे सबसाइड हो जाती है और ऐसे से मामला चलता रहता है। समझ आ गई? बीच वाले पोर्शन को तो साइक्लोन बेसिक ना ऐसे मूव करते थे, ये ऐसे रोटेशन शुरू हो जाती है इनकी, हल्का सा चाहिए होता है इनको मामला। कंडीशन क्या है? 5 ये वाली जो दी हुई है, ठीक है। बीच वाले साइक्लोन के एरिया को आई बोलते हैं, दिख रहा है आई ऑफ साइक्लोन, काम एरिया होता है। अगर मैं रोहित को साइक्लोन के बीच में आई में फेंकूंगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा काम। रोहित आराम से आएगा, स्विमिंग करेगा, आती है स्विमिंग, डूब जाएगा, साइक्लोन से नहीं मरा, डूब के मर गया, ठीक है। लेकिन आई के देखो, आई इज बेसिकली काम एरिया, लो प्रेशर एरिया, और यहाँ पे एयर सबसाइड हो रही है, ठीक है, ऐसे करके, और सेम ऊपर से भी आती है तो सबसाइड वाला एरिया होता है, ऊपर से सबसाइडिंग एयर। लेकिन आई वॉल जो है, ये आई वॉल जो साइड में मामला है, यहां पे बादल बन रहे हैं, बादल। आई के बगल में जो साइड वाला एरिया आई वॉल दिख रहा है लिखा हुआ, आई वॉल में बादल बन रहे हैं। और आई वॉल में वर्टिकल विंड स्पीड इतनी लाइक 260 किलोमीटर पर आवर, शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड होती है प्रॉपर,
ऐसी विंड चलती है धुआंधार। और इस यहां पे ये है खतरनाक, इट्स अ एरिया ऑफ लाइक वर्टिकल विंड लाइक दिस वन। ये मामला चल रहा है, ऐसे ऐसे उड़ा देगा एकदम, हल्का सा पांव रखा उड़ा दिया। रोहित ने सोचा चलो आई से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे डर लग रहा है, आई वॉल पे गया, ये तेरी उड़ा देगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहां से क्यों बार बार जा रहा है? क्योंकि इनको पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो इनको कंडेंस्ड मॉइस्चर मिल रहा है। पानी के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों जरूरी है? कि मॉइस्चर चाहिए उसको, मॉइस्चर चाहिए तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, तो हीट मिल रही है, ऊपर जाके जो बादल बन गए, हीट लॉस हुई, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, वो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है बार बार। ये साइक्लोन मैंने क्या बोला, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, है ना। तो इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे टकराएंगे, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे ही कोस्ट पे टकराएंगे पानी कट ऑफ हो जाएगा, उसे कहते हैं लाइक साइक्लोन मर जाएगा। वहां पे प्रॉपर बारिश करके खत्म। बारिश यहां भी हो रही है, वहां पे बारिश टोटल कर देगा और बारिश खत्म कर देगा, साइक्लोन खत्म हो जाए कोस्ट पे आते के साथ ही। यस, कॉन्टिनेंट हिट करेगा, सीधा खत्म साइक्लोन। कभी सुना है कि मतलब चेन्नई में हिट करा साइक्लोन और सीधा वहां तक पहुंच गया, बैंगलोर तक पहुंच गया? लैंड है भाई, लैंड एरिया है। तो इसे कहते हैं लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। क्या है इस टर्म को क्या कहते हैं? जैसे ही वो कोस्ट पे हिट करेगा उसका मॉइस्चर कंटेंट कट ऑफ हो जाएगा, तो मामला साइक्लोन वाला, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है, ट्रॉपिकल, तो मर जाएगा। मतलब सी में कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, सी में कब खत्म होगा? जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए मामला। अगर सी में 70 डिग्री से कम है तो नहीं बनेगा, उसी रिक्वायरमेंट है भाई, 5 रिक्वायरमेंट बताई थी। और ये जो पहले हल्का हल्का, ऐसे नहीं कि बस सूरज तपा और बन गया मामला, नहीं, पहले वहां पे हल्की डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ना, ये ऊपर बादल बन रहे, थोड़े थोड़े हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, तो हल्का हल्का वार्म अप हो गया, वो सीधा ये वाली फॉर्म ले लेता है। फिर सी में अगर ये 5 कंडीशन मैट हो गई उसकी, मामला हो जाएगा। कोरिलेस फोर्स है ही, जहां पे कोरिलेस फोर्स नहीं होगी ओशन में, वहां पे कभी नहीं बनेगा। दे विल नेवर फॉर्म इन द इक्वेटर एरिया, नेवर, इक्वेटर छोड़कर जगह ये है ना। ये लिख लो, आप इसमें लिख लो हल्का, क्या क्या लिखवाने की बात है। इसमें लिखो आई, इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन में लिखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन की कुछ चीजें जो पहले लिखवाई थी अभी साथ में लिखवा रहा हूं। आई इज द रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर। आई ऑफ साइक्लोन, आई इज द रीजन ऑफ काम एंड सबसाइडिंग एयर। आई वॉल ऑफ साइक्लोन, आई वॉल आंख की दीवार, आई वॉल ऑफ साइक्लोन इज रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस। आंख के पास आई वॉल, इसमें लिखो, ये तो लिख लिया, दे ओरिजिनेट ओवर ओशन, ये तो पता ही। व्हेन साइक्लोन हिट, व्हेन ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट्स द कोस्ट, व्हेन ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट्स द कोस्ट, द सोर्स ऑफ moisture, source of moisture eliminates, and therefore cyclone starts to fall. This is called landfall of the cyclone. ठीक है, लेकिन कोस्टल एरियाज में बढ़िया बारिश करता है, वहीं पे खत्म हो जाता है मामला, जितना बादल थे सब बरसा दिए। लैंडफॉल, ठीक है, लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। अब एक टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन से पहले एक फिनोमेना होता है फ्रंट्स, फ्रंट से पहले फिनोमेना होता है एयर मास। एयर मास क्या है? अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर मास, एयर और मास, बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ एयर किसी एक एरिया में बहुत सालों से है,
तो उस एरिया की प्रॉपर्टी ले लेती है। जैसे कि अगर डेजर्ट के ऊपर कोई एयर मास है तो कैसा होगा, ड्राई होगा, एरिड होगा, गर्म होगा, है ना, हॉट एंड ड्राई, समझ आ रही है। अगर पोलर एरियाज में होगा तो कोल्ड होगा लेकिन ड्राई होगा, समुद्र के ऊपर होगा मॉइस्ट होगा, समझ आ रहा है। एयर मास क्या है, तो वार्म एंड कोल्ड टाइप ऑफ एयर मास होता है जनरली। जब ये वार्म एंड कोल्ड टाइप ऑफ एयर मास, जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं कि भाई एक ओशन से एयर मास आया और एक कॉन्टिनेंट से एयर मास है, तो वार्म एंड लाइक क्या बोले उसे, ड्राई एंड लाइक मॉइस्चर वाला आया। या फिर मैं तुम्हें बोलूं एक इक्वेटर के पास से आया और एक आया ऊपर पोलर से, तो वार्म एंड कोल्ड एयर मास होंगे, ठीक है। तो जब भी वार्म एंड कोल्ड एयर मास आपस में मिलते हैं उसे फ्रंट कहते हैं। क्या बोला, फ्रंट बना लिया। फ्रंट समझ रहे, फ्रंट वर्ड कहां से आया, फ्रंट वर्ड आया वॉर से, वॉर, फ्रंट, इस फ्रंट को लाइक फ्रंट, लाइक अगर आर्मी की टर्मिनोलॉजी में कहें तो आपस में आमने सामने फ्रंट बनाते हैं लोग बेसिकली। तो क्या कहानी है, जब वार्म एयर मास और एक कोल्ड एयर मास आपस में आके टकराते हैं तो फ्रंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रंट बन गया। क्या बन गया, ऐसे डायग्राम, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम, फ्रंट बन गया, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास। फ्रंट बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। व्हेन वार्म एंड, लिख लो अलग से, लिखो एयर मास के बारे में लिखो हल्का फुल्का, समझ आ जाएगा डेफिनेशन से ही लिखो। व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजेनियस एरिया, व्हेन द एयर, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म हो गया, ठीक है, अलग से लिखवा रहा हूं। When air remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time, it acquires the characteristic of that area, है ना, बताया अभी। It acquires the characteristic of that area. ज्यादा टाइम के लिए कोई एयर है किसी एरिया के ऊपर, when the air remains over a homogeneous area, होमोजेनियस मतलब सेम होना चाहिए वो एरिया, यानी कि बीच में कुछ अलग है, बीच में पौधे, पेड़ पौधे आगे ऐसे करके। When the air remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time, it acquires the characteristic of that area. The characteristic of that area. Air with distinctive characteristics, किस टर्म्स में कैसा होना चाहिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक, द एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, उसकी ह्यूमिडिटी सेम होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड द एयर मास, ठीक है। जैसे ड्राई एयर मास वाला ऐसा करके बताता हूं अभी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्या होगी, इज कॉल्ड एन एयर मास, ओके। लिखो फ्रंट्स, फ्रंट हेडिंग डालो, फ्रंट्स। व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मास मीट्स दे फॉर्म फ्रंट्स, this process is called frontogenesis. This process is called frontogenesis. समझाया। फ्रंटोजेनेसिस की वजह से टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं भाई। अब इससे एक बात क्या क्लियर हुई, टेम्परेट साइक्लोन के लिए जरूरी नहीं है कि बस ओशन ही चाहिए, लैंड पे भी बन सकता है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन का ना करे एनीवेयर, वार्म एंड, ये जो क्या बोलते हैं वार्म एंड कोल्ड एयर मास, तो कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ओशन वाली चाहिए। तो टेम्परेट साइक्लोन और इसमें भी बताते हैं, हल्का और डिफरेंस बताएंगे, प्रॉपर डिफरेंस लिखवा दूंगा इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो लिख लो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट। वन इज वार्म फ्रंट, दूसरा कोल्ड फ्रंट, तीसरा स्टेशनरी फ्रंट एंड चौथा ऑक्लूडेड फ्रंट। वार्म, कोल्ड, स्टेशनरी एंड ऑक्लूडेड। देखो होता क्या दिखाते हैं अभी, हाँ, ऑक्लूडेड मतलब हटा ही दिया, मिक्स्ड हो गया, मिक्स्ड।
देखो रे, कैसे पता लगा है वार्म फ्रंट बना है? स्पीड से। जिस एयर मास की स्पीड ज्यादा होगी उस हिसाब से वो फ्रंट बने। जैसे दो एयर मास मिले, एक वार्म था और एक कोल्ड था, समझ आ गई? बोला कि कोल्ड की स्पीड ज्यादा थी तो कोल्ड एयर मास, कोल्ड तो कोल्ड फ्रंट बनेगा। बीच में जो फ्रंट बनेगा इन दोनों के वो कोल्ड फ्रंट बनेगा। कल इसकी निकलानी पड़ेगी भाई। वो कैसा फ्रंट बनेगा? कोल्ड फ्रंट। ठीक है, समझ आ गया? अगर वार्म की स्पीड ज्यादा होती, जैसे स्पीड इसकी ज्यादा है, अगर वार्म की स्पीड ज्यादा होती तो कैसा फ्रंट बनता? वार्म फ्रंट। ठीक है, वार्म फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है? जब ये आए बस आपस में सामने, इन्होंने एक लाइनिंग बना ली, मिक्स नहीं होते कभी भी। ये स्मॉल मिक्सचर होगा टेम्परेट साइक्लोन के केसेस में। जहां मिक्सचर होगा वहां पे बारिश होगी, टेम्परेट साइक्लोन के केस में होता है। ठीक है, जब आपस में मिले तो ये लोग भी ना, ये लाइक दोनों की स्पीड सेम है। इफ देयर स्पीड इज सेम देन द फ्रंट फॉर्म विल बी स्टेशनरी फ्रंट बनेगा। ऑक्लूडेड कब बनेगा बताते हैं। ऑक्लूडेड इन दोनों केस बनेगा, अभी इस केस में बताते हैं। लाइक ऑक्लूडेड मतलब कि एक एयर मास ने दूसरे एयर मास को उठा ही दिया उस जगह से। सपोज यहां ऊपर से कोई एक एयर मास आ रहा था कोल्ड वाला, नीचे से वार्म आ रहा था। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन का बना के दिखाता हूं। टेम्परेट साइक्लोन हेडिंग डालो, उसमें दिख जाएगा क्या क्या बोलना चाह रहा हूं। टेम्परेट साइक्लोन हेडिंग डाली। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया से बाहर है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और क्या बोलेंगे? मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, क्योंकि ये मिड लैटिट्यूड यानी कि किस एरिया में बनते हैं? इसमें बगल में लिख लो, मिड लैटिट्यूड के बगल में 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में बनते हैं हमेशा। 35 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिड लैटिट्यूड। 35 to 65 यही ऑप्शन बन जाते हैं। बनेंगे, वही तो बता रहा हूं, यही बनेंगे। मिड लैटिट्यूड बोल दिया ना, टेम्परेट साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ आ गई? Their formation is depend upon polar front theory। यही है फ्रंटोजेनेसिस वाली कहानी। पोलर फ्रंट थ्योरी, इसके बेसिस पे बनते हैं ये लोग टेम्परेट साइक्लोन। Their formation is depends upon polar front theory। क्या कहती है? लिखना शुरू करो। According to this theory, the warm humid air mass from the tropics, the warm humid air mass from the tropics meet the जैसे लिखो, meet the dry cold air masses from the poles, dry cold air masses from the poles, and thus polar front is formed, polar cold front is formed, cold front बना देगा, polar फ्रंट इज फॉर्म। इनके केसेस में जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, इसमें ब्रैकेट में लिखना साइड में, स्पीड ऑफ कोल्ड एयर मासेस ग्रेटर देन वार्म एयर मासेस। स्पीड ऑफ कोल्ड एयर मास, क्योंकि जनरली डेंस होते हैं, स्पीड ज्यादा होती है उनकी, आर ग्रेटर देन वार्म एयर मासेस। लिख लो इसमें अगली लाइन, द कोल्ड एयर मास इज डेंसर, द कोल्ड एयर मास इज डेंसर एंड हैवियर, भारी है, and due to this reason warm air mass is pushed up, warm air mass is pushed up, ऊपर की तरफ ढकेल देता है, ऑक्लूजन कर देता है। रे this interaction of cold and warm air masses, this interaction of warm and cold air masses creates instability, creates
instability and a low pressure is created. Creates instability and a low pressure is created at the junction. At the junction. नहीं and low. Low pressure is created at the junction. The surrounding air rushed to occupy this void and forms a temperate cyclone. Occupy this void and forms a temperate cyclone. भैया the surrounding air सब डाल दो। The surrounding air rushed to occupy this void. The surrounding air rushed to occupy this void. This void. Void, खालीपन, lonely, ठीक है? Void. And thus form temperate cyclone. तो कुछ नहीं है यार, कहानी क्या होती है, ऊपर से आती है कोल्ड एयर, वहाँ से ऊपर से आ रही है पोलर एयर से आ रही है, ठंडी होंगी, डेंसर होंगी, नीचे से वार्म एयर आती है, वार्म एयर लाइटर होती है तो ऊपर चढ़ी जाती है और ये इनको पीछे से दोबारा घेरते हैं, ऐसा वाला मामला बनाते हैं। और जब ये सर्कुलेटरी मोशन का हो जाता है और इस बीच ये जब मिले आपस में, यहाँ पे क्लाउड वाला एरिया बन जाता है, क्लाउड्स आते हैं, लो प्रेशर एरिया, क्लाउड्स फॉर्मेशन अगर होनी शुरू हो जाती है, इसे टेम्परेट साइक्लोन बोल दिया। इस टाइप से ये, और एक टाइम में खत्म कब होगा टेम्परेट साइक्लोन, जैसे ही सारी की सारी वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर आ जाएगी। देखो नीचे से धकेल रहे हो, डायग्राम में देखो, जैसे ही वो नीचे से प्रॉपर धकेल देगा वार्म एयर को ऊपर की तरफ, आपका टेम्परेट साइक्लोन बन जाए, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनकी खास बात, लैंड और वाटर कहीं भी बन सकते हैं। अब एक डिफरेंस लिख लो दोनों में, है ना, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक तरफ टेम्परेट लिख लो, एक तरफ ट्रॉपिकल लिख लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखो फटाक से। एक मिनट। अगर तुमसे पूछूं फ्रंट किस वाले साइक्लोन में बनते हैं, समझ आ रहे, नॉर्मल सी लिख लो पहला, इसमें टेम्परेट में लिखो फ्रंटोजेनेसिस अकर्स, है ना, नॉर्मल सी बात, उसमें लिखो फ्रंटोजेनेसिस डू नॉट अकर। फ्रंटोजेनेसिस अकर इन टेम्परेट, ट्रॉपिकल में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये लैंड और सी पे हो सकते हैं, पहले लिख लो इसको, टेम्परेट साइक्लोन अकर ऑन बोथ लैंड एंड सी, क्योंकि एयर मास है ना यहाँ पे, तो टेम्परेट साइक्लोन कैन अकर बोथ ऑन लैंड एंड सी। इसमें तो कंडीशन बताइए तुमको ट्रॉपिकल की, सी चाहिए, वो भी 27 डिग्री वाला, ओनली इन सी, वेरी गुड, एग्जैक्ट, बी एग्जैक्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये लैंड और सी दोनों पे अगर होता है तो ये एरिया ज्यादा कवर करता है, नॉर्मल सी बात है। तो लिख लो टेम्परेट साइक्लोन कवर लार्जर एरिया और वो कम एरिया। लेकिन भाई खतरनाक कौन सा होता है, ट्रॉपिकल होगा, क्योंकि उसको कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिल रही है पानी की, तो ज्यादा एनर्जी है उसके पास। लिख लो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में लिखो विंड वेलोसिटी इज मच हायर एंड देयरफॉर मोर डिस्ट्रक्टिव। ट्रॉपिकल की बात बता रहा हूं, विंड वेलोसिटी इज मच हायर देयरफॉर मोर डिस्ट्रक्टिव। अब ये तो बता ही दिया कि आपका टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट जाता है और ट्रॉपिकल ईस्ट टू वेस्ट। लिख लो ट्रॉपिकल ईस्ट टू वेस्ट, ट्रेवल ईस्ट टू वेस्ट ट्रॉपिकल। अब टेम्परेट वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है भाई, ट्रैवल ईस्ट टू वेस्ट। कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखो ना कहां से आ रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट नहीं आ रही हैं। ठीक है भाई, एक और लिख लो, कौन कितने दिन रहता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कम दिन के लिए रहता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इसमें लिखो इट लास्ट ओनली फॉर 7 days, नॉट मोर देन 7 days।
और वो 15 से 20 डेज टेम्परेट वाला रहता है ना। सर्दियों में बारिश होती रहती है लगभग 1 महीने ऐसे प्रॉपर, नवंबर दिसंबर में। रबी क्रॉप्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस 15 to 20 डेज। ट्रॉपिकल साइक्लोन में अलग अलग नाम लिख लो, इनको अलग अलग नाम से बोलते हैं, अलग अलग एरिया में लिखो। इसमें साइक्लोन इन इंडियन ओशन, ट्रॉपिकल की कहानी बता रहा हूं। साइक्लोन कहां में बोला इनको? इंडियन ओशन में। हरिकेन्स अटलांटिक ओशन में बोला गया। हरिकेन्स किस में बोला गया? अटलांटिक ओशन में। टाइफून्स, टाइफून आ गए, अटलांटिक में होता है। हाँ, हरिकेन इज अटलांटिक। टाइफून वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी। वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी। विली विली, WILLY, विली विली ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्या था? विली विली। विली विली, WILLY, विली विलीज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यही है भाई साइक्लोन की कहानी, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। सारे पॉइंट लिखवा दिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यही कहानी है। समझाया? ठीक है भैया। वे टेम्परेट लेस डेंजरस है ना? हाँ, कि उनकी विंड स्पीड कम है उनसे। दिस इज द केस। ये था ज्योग्राफी का सबसे हार्ड पार्ट, जिसे हार्ड कहते हैं। अब इससे आगे एकदम इजी, ठीक है। साइक्लोन में बच्चा कंफ्यूज होता है, डायरेक्शन समझ आई? ANC CNA। हाँ, ये जो पहाड़ों में आते हैं, बर्फ के पहाड़ों में जो साइक्लोन बनते हैं, वो एवलांचेस हैं, वो एवलांचेस अलग है, वो बर्फ गिरना है। तुम क्या बोलना चाह रहे हो? ब्लिज़र्ड भी सेम वो ब्लिजर्ड और विंड्स, विंड्स, भैया वो विंड्स। टॉर्नेडो हिल नहीं, वो एक बोलता ना बर्फ का तो पानी से रहता है, वो पूछना शायद वो बर्फ का क्या फॉर्म होती है समझ नहीं आ रहा मुझे। भैया एक वैसे भी तो आता जिस है ना तो वो मूवमेंट होगी उसकी। हाँ, बर्फ वाले की, लेकिन एक बहुत तेज हवा चलती है ना, तूफान आता तो वो एटमॉस्फेरिक विंड्स होती हैं। तो मैं वही पूछ भैया रहा वो हूँ। टेम्परेट साइक्लोन में आ सकता है, बिल्कुल। टेम्परेट साइक्लोन जो उस लैटिट्यूड में बनेगा 35 से 65 में, बिल्कुल बर्फ आ सकती है उसमें, बिल्कुल आएगा। पूरे इधर उधर जाती है। एग्जाम्पल लिख लो उसका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। टेम्परेट का इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, टेम्परेट साइक्लोन भी है। तो मतलब इसमें तो वो आएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लिखो पहले एक बार। हाँ, खत्म। ये आज का कहानी कहते हैं। अब डाउट पूछो क्या है। हाँ, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें तो वो गोल गोल पानी आता है वो है। ये भी गोल गोल है, चलेगा? ये भी गोल गोल। देखो, गोल गोल घूमना, साइक्लोन इज गोल गोल घूमना। कैसे घूमना? लो प्रेशर के अराउंड घूमना। एंटी साइक्लोन में क्या है? हाई प्रेशर के अराउंड घूमना। सिंपल सी बात। साइक्लोन इज बेसिकली, साइक्लोन जो वर्ड आया वो स्नेक्स की लपटों से आया। जैसे स्नेक्स नहीं होता राउंड राउंड कॉइलिंग, इससे ये वर्ड आया। अब इससे क्या होता है? साइक्लोन में होती है बारिश दबा के, एंटी साइक्लोन में नहीं होती। ओके, ये कहानी है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मॉनसून आता है, रिट्रेटिंग मॉनसून, वो सीधे रिट्रीटिंग मॉनसून नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। रिट्रीटिंग मॉनसून इज डिफरेंट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज डिफरेंट। रिट्रीटिंग तो अपने आप विंटर के साथ खत्म हो गया, लेकिन विंटर आई इंडिया में, उसकी वजह से वहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गई। वो मॉनसून का पार्ट नहीं है, वो अलग है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर मंथ्स में आती है। ये 3 सीजन है हमारे पास, समर, साउथ वेस्ट मॉनसून, देन दिस वन विंटर्स, एंड देन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। विंटर सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगी। ठीक है भाई। ज्योग्राफी परसों तक मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगी, और मैपिंग हम करते रहेंगे साथ में, क्योंकि मैपिंग तो एंजॉय वाला पार्ट है। ठीक है।